एज इंडिया, अरे हम इंडिया से हैं इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि अब्रोड आगे, राइट। डोंट डू दैट मिस्टेक। जो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट होते हैं उनके अंडर फंड्स रहते हैं, उस फंड से ही एक स्कॉलरशिप क्रिएट करी गई है। बट इंजीनियरिंग के दौरान ही कहीं ना कहीं मेरे माइंड में प्लान था कि आई विल वर्क फॉर 3 इयर्स। 3 तरह के हायरिंग सिस्टम होते हैं, ए बी एंड सी। सत श्रीकाल एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इंडो जापान जर्नी के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का ये इंटरव्यू बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आईआईटी की तैयारी कर रहे थे कोटा में, और वहाँ से चल के जापान की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री, वो भी फ्री में 100% स्कॉलरशिप के साथ ली। और उसके बाद जापान की, आई वुड से जापान की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर जॉब भी करी। बहुत सारी डीप कन्वर्सेशन हुई है, ऐसे ऐसे टिप्स शेयर किए हैं जो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर एक स्टूडेंट हो, आप जापान आना चाहते हो, दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल। तो एंजॉय करना इस वीडियो को लास्ट तक। और एक बात और, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना बिकॉज इट मे हेल्प समवन एल्स। एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, ऑडियो की क्वालिटी थोड़ी सी वीक हो सकती है बिकॉज ये इंटरव्यू जूम पे रिकॉर्ड किया गया। वाई इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन जूम वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो थोड़ा सा फोकस करके सुनना एंड एंजॉय द शो। तो सबसे पहले अश्विनी शुरू करते हैं जर्नी से। हाउ डिड यू कम टू जापान और वेयर आर यू नाउ? Like every another Indian, like 12th pass non-medical student, I was also preparing for IIT JEE, and I was in Rajasthan Kota for a drop year where I was preparing for JEE entrance exam. So उस दौरान मेरी थोड़ा सा एक्सपोजर फर्स्ट टाइम मिला था एजुकेशन या और अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो वहाँ काफी सारे दोस्त थे। एक लखनऊ का दोस्त था जो उस टाइम सेट की तैयारी भी कर रहा था पैरेलली, विच इज टू गोइंग यूएसए फॉर हायर स्टडीज। एंड देन फर्स्ट टाइम समथिंग क्लिक्ड इन माय माइंड कि अरे 12th के बाद भी आप फॉरेन भी जा सकते हैं पढ़ने के लिए, नॉट ओनली इन इंडिया। एंड फ्रॉम वहां से एक लेट्स एक बीज रूट हुआ मेरे दिमाग में कि चलो यहाँ हुआ तो बेहतर, नहीं तो कुछ और भी देखेंगे। तो मेरा भी आईआईटी में नहीं हुआ तो क्वाइट डिसअपॉइंटेड दैट टाइम, बट फिर एक उम्मीद भी लग रही थी, नहीं अभी तो बाहर भी जैसे हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, या जर्मनी में अच्छी यूनिवर्सिटीज है। तो जापान का तो उस टाइम तक मुझे पता भी नहीं था, बट हाँ एक अब्रोड जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। सर्चिंग की कि कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, किस तरह के एग्जाम होते हैं, तो सब वो इंटरनेट कैफे का जमाना था। 15 रुपए पर घंटे के हिसाब से इंटरनेट पे बैठते थे, तो मैं भी वही बैठना शुरू किया। सबसे पहले यूएस देखा, फिर यूके देखा, देन फाइंड आउट की वेरी हाई कॉस्ट फॉर स्टडीज एंड लिविंग बोथ, सो नॉट वायबल फॉर मी। फिर उसी दौरान जापान का भी सर्च करके मुझे पता लग गया। तो एक उस टाइम पे मैं दिल्ली में भी था, तो एक दिन वॉक ही कर रहा था, तो वहाँ पे जापान एजुकेशन फेयर के नाम से एक बिल बोर्ड लगा हुआ था, तो वो नजर के सामने आया। And then I went to attend it. It was in New Delhi. I remember one of the Sunday in 2013. और फिर वहाँ हर जो जिस प्रोग्राम के तहत मैं गया था उसका नाम है ग्लोबल 30। ग्लोबल 30 की सारी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर अपनी अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने वहाँ आए हुए थे। पम्पलेट्स थे, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच देम, टॉक टू देम। तो वही मैंने किया, बातें करी, पम्पलेट लिए वहां से, फिर अलग अलग पम्पलेट को पढ़ा, उन प्रोसीजर्स को समझा और फिर प्रिपरेशन शुरू कर दी। एंड मीन मैंने एक इंडिया में भी इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया था। बट आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद माई डिसीजन, बट एटलीस्ट पैरेलल प्रिपरेशन भी चल रही थी। सो लकीली दैट ईयर मेरा सिलेक्शन हो गया जापान में। तो उसके बारे में और आगे बातें करेंगे। और फिलहाल मैं आईआईएम अहमदाबाद में अपनी मास्टर थीसिस लिख रहा हूँ, ईएसजी और फाइनेंशियल फर्म्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ फैमिली फर्म्स के ऊपर। और करंटली मैं मास्टर स्टूडेंट एनरोल्ड हूँ इन मिलान, इटली। इन द इंस्टीट्यूशन इज पॉलिटेक्निको डी मिलानो। करंट और जो स्टडी के बीच में व्हाट डिड यू डू, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताओ। हाँ, सो सॉरी। सो जापान मैं 2014 से 2018 तक इंजीनियरिंग तोहोकू यूनिवर्सिटी, विच इज वेरी वेल नोन, आई थिंक विकास भैया भी जानते हैं। इट्स इन सेंदाई, नॉर्थ ऑफ जापान। प्रिटी वाइब्रेंट एंड नाइस कल्चर एंड एनवायरनमेंट एंड सिटी इटसेल्फ एज। और उसके बाद मेरा फाइनल ईयर में ही, द सेमेस्टर बिफोर कंप्लीशन माय इंजीनियरिंग, आई गॉट एन R&D इंजीनियर अपॉर्चुनिटी इन इनो मोटर्स, विच इज द सब्सिडरी कंपनी ऑफ टोयोटा ग्रुप। तो वहां पे मेनली उसके बाद मैंने 2018 से 21 तक 3 साल एज अ डिजाइन इंजीनियर इनो मोटर्स में काम किया। और मेरा रोल मेनली R&D में जैसे डिजाइन एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग साइड रोल करता रहता था। उसके बाद कोविड भी आ गया था, एज वी नो ऑल दैट। बट इंजीनियरिंग के दौरान ही कहीं ना कहीं मेरे माइंड में प्लान था कि आई विल वर्क फॉर 3 इयर्स, प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर एज ए टिपिकल MBA एप्लीकेंट, बिकॉज यू नीड अ कपल ऑफ इयर्स ऑफ वर्क एक्स ऑल्सो। तो मैंने वैसे ही चुना। बट उसके बाद फिर मैंने अलग अलग ड्यूरिंग दोज 3 इयर्स
मैंने प्लान किया कि इधर आई विल स्टडी टेक एंड पब्लिक पॉलिसी या फिर कोर मैनेजमेंट। तो टेक एंड पब्लिक पॉलिसीज में भी अप्लाई किया और मैनेजमेंट इंजीनियरिंग या एमबीए प्रोग्राम्स में भी, एंड देन व्हाट सूटेड वेल फॉर मी, बट आई एम करंटली स्टडीइंग इन मिलान। और हाउ डिड यू कम टू जापान? कोई स्कॉलरशिप थी या फिर इट वाज फुल्ली सेल्फ पेड, क्या था? यस सर, जापान में जिस प्रोग्राम के तहत मैं आया, इसका नाम है ग्लोबल 30, हम G30 भी बोलते हैं। इफ यू गूगल इट, ग्लोबल 30 जापान, द वेबसाइट विल पॉप अप, एंड वहां पे उसमें 13 यूनिवर्सिटीज हैं जो नेशनल यूनिवर्सिटी है जापान की। ग्लोबल 30 में जैसे मेरी यूनिवर्सिटी टोक्यो यूनिवर्सिटी 3 प्रोग्राम देती है: एडवांस मोलिकुलर केमिस्ट्री, एडवांस बायोलॉजी एंड इंटरनेशनल मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग। तो अगर आप G30 के अंदर टोक्यो यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो आपके पास 3 अपॉर्चुनिटी है। सिमिलरली नागोया यूनिवर्सिटी ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में एक प्रोग्राम देती है बैचलर्स लेवल पे। ये मैं बात बैचलर लेवल की कर रहा हूँ, पीएचडी और मास्टर्स पे अलग अलग प्रोग्राम रहते हैं। करीबन 1 साल की प्रोसेस रहती है एप्लीकेशन की। पहले आप अपना पूरा प्रोफाइल रेडी करके जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके तहत सबमिट करते हैं। देन आफ्टर सम मंथ प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग रिजल्ट आता है, जिसमें कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं ग्लोबली। इट्स ए ग्लोबल एप्लीकेशन, नॉट स्पेसिफिक टू इंडिया और एनी कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल अप्लाई है। फिर जो सिलेक्ट होते हैं उनके इंटरव्यू के लिए स्पेशली वहां से प्रोफेसर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, दे कम टू इंडिया और दे कम टू लेट्स से बांग्लादेश और नेपाल, जहां जहां से बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो उनका प्रॉपर न्यू दिल्ली में यूजुअली, मेरा रेडिशन द्वारका में इंटरव्यू हुआ था, तो वहां पे आपका एक टेस्ट भी लिया जाता है बेसिक। इट्स विल बी अबाउट रिवॉल्विंग अराउंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कुछ ऐसे वगैरह भी इंग्लिश में लिखवाए जाते हैं, जस्ट टू गोज योर एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज। और उसके बाद एक इंटरव्यू होता है जो रिकॉर्ड भी किया जाता है, क्योंकि उसके बाद एडमिशन कमेटी शायद बैक इन जापान आपको दे उस इंटरव्यू को प्रॉपर रिव्यू करती है। एंड देन आफ्टर दिस सेकंड स्क्रीनिंग आपका रिजल्ट आता है फाइनली। लेकिन इस प्रोग्राम की खास बात यह है, या जितने भी G30 के अंदर हैं, तो जो भी एप्लीकेंट होता है, if he will be selected, he will be selected with a full scholarship, or he will not be selected at all. That was the case when I applied. I don't know if there has been any changes in the rules and regulation now after 4-5 years. तो जो मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी वो थी टोक्यो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट फेलोशिप। जो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट होते हैं उनके अंडर फंड्स रहते हैं, उस फंड से ही एक स्कॉलरशिप क्रिएट करी गई है टू ब्रिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एट बैचलर लेवल टू स्टडी एट टोक्यो यूनिवर्सिटी। तो मेरे को लकीली आई वाज lucky enough to get into that scholarship program. तो उससे एक कंफर्म हो गया था कि for 4 years you don't need to worry about your tuition fees, which can be a substantial amount if you are moving abroad for bachelor's for 4 years. And then उसके साथ साथ फिर क्या हुआ कि जब पहले फाइनली सिलेक्ट हो गए 15 बच्चे, सो हमारे पास लिविंग के लिए कोई एडिशनल स्कॉलरशिप नहीं थी। तो आफ्टर आई डोंट नो व्हाट वाज द डिस्कशन ऑन दैट, हमें 6 महीने के लिए एक और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी गई टू सो दैट टू सपोर्ट आवर सेल्फ मंथली। सो वो अमाउंट रिसेंटली जैसे हम हमारा रेंट और खाने का आराम से 6 महीने दे सकते थे, और तब तक हम वेल सेटल हो चुके थे। हमें सिस्टम थोड़ा बहुत जैपनीज लैंग्वेज वो सब आ गया। मैं ये भी एडिशन कहना चाहूंगा कि देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल एट यूनिवर्सिटी लेवल, एट द नेशनल गवर्नमेंट लेवल, and also company level like private foundation. Sometimes Toyota has their own scholarship, some other firms also their own scholarship. इंटरनेट खोल कीजिए, आपको बहुत सारी ऐसी फाउंडेशन बेस्ड या कंपनियों के द्वारा भी स्कॉलरशिप दी जाती है which can really support you. तो जापान स्पेसिफिकली मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि फुल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एट लीस्ट। तो फाइनेंसेस की वजह से अगर आप कहीं एडमिशन सिक्योर हो गया है तो आपका जाना नहीं रुकेगा। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। सो अश्विनी एक बार जापान पहुंच गया तो उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ कैसी थी? सो डेफिनेटली इन बोथ वेज आपको शौक मिलेंगे, क्योंकि एक तो लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है, एज वी नो ऑल दैट। आल्सो जापान में कल्चरली बहुत रोबस्ट है और टोटली डिफरेंट देन व्हाट वी लिव एज लाइक सिटीजन इन इंडिया। और एकेडमिकली भी उनकी अप्रोच डिफरेंट है। मोस्टली Japan education system is research oriented education, not the what we see as in India, right? Like market oriented or let's say this way. So इंजीनियरिंग काफी इंटरेस्टिंग थी। हमारा प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन इंटरनेशनल प्रोग्राम था, तो वो फुल्ली डिजाइन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन इंग्लिश, बट पैरेलली हमें जापानीज भी पढ़नी पड़ती थी। मैंडेटरी क्राइटेरिया था, हमें 3 सेमेस्टर, हर सेमेस्टर एक क्लास होती थी जापानीज की। तो फर्स्ट 3 सेमेस्टर वी हैड टू स्टडी जापानीज एंड क्वालिफाइड इन ऑर्डर टू गेट आवर डिग्री आल्सो। और उसमें सीधा सीधा यही था ताकि आप बाय द सेकंड ईयर और थर्ड ईयर आप ठीक ठाक एवरेज जापानीज बोलने लग जाओ, इफ यू आर like wanting to stay further in Japan, which will help you. और कल्चरली भी काफी शौक लगी इनिशियली, क्योंकि जापानीज पढ़नी नहीं आती है, बोलनी नहीं आती है। एंड देन अपने इंडिया की तरह मैथ सिस्टम तो होता नहीं कि कॉलेज है और एक हॉस्टल भी है और मैथ भी है तो आपका खाना वाना सब रेडी है, नहीं एवरीथिंग। हाँ, दे विल प्रोवाइड यू अकोमोडेशन,
अकोमोडेशन ऐसी होती है कि 8 रूम, जैसे फ्लैट होता है, let's say 8 रूम का एक फ्लैट है, उसमें एक कॉमन किचन है, 2-3 बाथरूम है। तो 4 बच्चे जापानीज होंगे, 4 इंटरनेशनल होंगे। द आइडिया बिहाइंड इज कि इंटरनेशनल इंक्लूजन बढ़ाना है उन्हें। दे वांट टू increase this cultural experience of both the incoming international students also and existing Japanese domestic students also। तो उनको एक साथ रखा जाता है, किचन होता है, आपको फ्रिज, आपको एमिनिटीज सारी मिलती है। यू डोंट नीड टू बाई ए स्पून आल्सो। एंड देन फिर आता है कि शॉपिंग कैसे करें, मार्केट में कहाँ जाएं। तो इनिशियली तो हमें बहुत चैलेंज है। मुझे भी याद है कि पहली दफा हम तो हरियाणवी है देसी, तो घर से मैं कुछ बर्फियां बना के लेके आया था। तो 3 दिन आई सर्वाइव्ड ऑन द बर्फीज एंड द 1 बॉटल ऑफ वाटर, क्योंकि एकदम मतलब शौक था, क्योंकि नया शहर, नया भाषा आती है। दोस्त भी वहीं आके बनाए जो मेरे प्रोग्राम में सिलेक्ट हुए थे। धीरे धीरे उनसे इंट्रोडक्शन हुआ, ओरिएंटेशन गुजारा, तो बातचीत करा। फिर हम हाँ, आपको बडी भी मिलता है, एंड दैट बडी कैन बी इंटरनेशनल स्टूडेंट और दैट बडी कैन बी जापानीज स्टूडेंट आल्सो। तो वो आपको सब डेली लाइफ में हेल्प करेगा। तो मेरे को मेरा बडी असाइन हुआ। देन ही स्टार्टेड शोइंग मी सुपरमार्केट, जैसे योमोसुपा है या फिर सीयू है, लोसन है, ये सब मेरे को ले जाएगा। तो फिर हमें गूगल ट्रांसलेशन से हम प्रोडक्ट्स को थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करके कि इसमें मीट है या नॉन मीट है, वो सब देखते देखते स्लोली स्लोली विद इन 6 मंथ आई रियलाइज्ड दैट आई वाज प्रीटी कंफर्टेबल, माय लाइफ वाज लाइक ऑन ट्रैक। स्टार्टेड कुकिंग, गोइंग टू द क्लासेस। और एकेडमिकली बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है आपको, बिकॉज इट्स डिजाइन फॉर यू, बिकॉज द प्रोग्राम इटसेल्फ इंटरनेशनल इन नेचर। तो ऐसा कोई ज्यादा बड़ा शौक नहीं था। ओनली डिफरेंस इज दैट यू हैव, आपका माइंडसेट थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड आपको करना पड़ेगा, या हो जाएगा धीरे धीरे। देखो, चाहे स्कॉलरशिप थी बट स्टिल यू माइट बी हैविंग सम एक्सपेंसेस, तो हाउ डिड यू मैनेज दोज एक्सपेंसेस, और कौन कौन सी पार्ट टाइम जॉब करी यहाँ पे? स्कॉलरशिप के बाद भी मूविंग अब्रोड है ना, बहुत सारे एडिशनल एक्सपेंस जो हम एटलीस्ट बैचलर, जितना मैं जानता हूँ, जब मैं 19 साल का था बैचलर्स करने के लिए गया, तो मैं तो बहुत सारे एक्सपेंसेस सोच भी नहीं पा रहा था। इंडिया में जब था, मैं प्लान कर रहा था, तो वो मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहे थे जो मुझे वहां जाके मिले। वन एग्जांपल इज द हेल्थ इंश्योरेंस, विच इज बिग। हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते आज तक। इंडिया में शायद मास्टर्स भी कर जाते हैं, पीएचडी भी कर जाते हैं। बहुत सारे मेरे फ्रेंड है, दे आर नाउ डूइंग पीएचडी, दे नेवर bought on a single health insurance so far in India, क्योंकि शायद जरूरत नहीं पड़ती है, इकोसिस्टम ऐसा नहीं है। बट इन अब्रोड क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसीजर्स में हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी। तो ये एक बहुत बड़ा वन ऑफ द मेजर एक्सपेंसेस इज योर हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छी बात यह है कि बीइंग एज ए स्टूडेंट, और आप नेशनल यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू, तो इट विल बी सब्सिडाइज्ड। You don't need to pay very huge amount, वो काफी सस्ता है, but it will be still a substantial amount considering you as a student। Then let's say books वगैरह होगी, या basic आपके और like stationery and all that, so that also initial cost। let's say हम बहुत बड़े बिस्तर वगैरह या बेसिक चीजें भी नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेवल है, तो आप यू जस्ट गेट सम क्लोथ्स एंड ऑल दैट, राइट। तो वो सब खरीदना भी हो सकता है। एक बाइसिकल फॉर एग्जांपल, बाइसिकल का बहुत कल्चर था, तो हमें एक अपफ्रंट कॉस्ट में लिए एक बाइसिकल थी बहुत बड़ी, क्योंकि शहर छोटा था एंड इट इजी टू रिवॉल्व इन लाइक विद द बाइसिकल अराउंड द टाउन कंपेयर टू टोक्यो। क्योंकि टोक्यो में आप नहीं सो सकते बाइसिकल से एक कोने से दूसरे कोने जाना। बस सेंदाई काफी प्यारा छोटा सा टाउन है कि आप एक कोने से दूसरे कोने 15 से 20 मिनट साइकिल जा सकते हो। तो बहुत सारे लोग साइकिल रखते हैं, तो हमने भी एक साइकिल लिया। एंड इट्स क्वाइट नेसेसरी आल्सो, बिकॉज टोक्यो यूनिवर्सिटी कैंपस ऐसा है कि 5 डिफरेंट कैंपसेस हैं। उसके बाद क्या होगा कि आपको जो हॉस्टल मिलता है वो पहले 2 साल तक मिलता है या 1 साल तक मिलता है, डिपेंड अपॉन योर रूल एंड रेगुलेशन। उसके बाद आपको बाहर जाना पड़ता है, रेंट पे अपना अपार्टमेंट लेना पड़ेगा, किसी दोस्त के साथ शेयर करके, नॉल दैट। तो वहां पे भी फिर क्या आता है कि मिडिल मैन आ जाते हैं बीच में, नॉल दैट। तो वो भी एक कॉस्ट आ जाती है 1-2 साल के बाद। तो ये सब करने के लिए आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती है। और मैं ये कहूंगा कि नॉट नेसेसरी कि जापान की कल्चर से एक चीज अच्छी थी कि आपको पैसे की जरूरत है तभी आप पार्ट टाइम जॉब करें, नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऑलरेडी एडवांस में, जापानीज स्टूडेंट्स मेरे जो दोस्त थे, जिनकी फीस या उनके लिविंग एक्सपेंस उसके पेरेंट्स कवर कर रहे हैं, बट स्टिल दे वर डूइंग द पार्ट टाइम जॉब जस्ट बिकॉज they were saving this amount for any futuristic stuff might come or arise after 3 years or 4 years। जैसे 4 साल बाद वो घूमने जाते हैं ग्रेजुएशन ट्रिप, so that they want to do independently, they don't want to ask their parents for that cost, right। तो वैसा कर रहे हैं। let's say आपके पास कोई अच्छी कॉन्फ्रेंस अपॉर्चुनिटी आ गई इन बिटवीन, इसमें आपको, आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू पार्टिसिपेट, बट कई दफा कुछ कुछ अपॉर्चुनिटी क्या होता है कि फंडिंग रेस्ट्रिक्टेड होती है, आपको नहीं मिल पाएगी कि आप बैचलर स्टूडेंट हो, मास्टर हो। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, आपके पास अपने अगर थोड़े बहुत फंड हैं जो आपने पार्ट टाइम जॉब करके सेव किए हैं, सो यू माइट यूज दैट टू गो टू दैट अपॉर्चुनिटी। मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। मेरे को एक बहुत ही अच्छी रिसर्च अपॉर्चुनिटी थी ट्रिनिटी कॉलेज डब्लिन आयरलैंड मेरे 3rd ईयर में। प्रोफेसर वाज रेडी टू एक्सेप्ट मी इन हिज लैब फॉर 2 months, बट ही डिडंट हैव इनफ फंड्स टू सपोर्ट मी। तो बोले कि अश्विन, यस आई कैन हायर यू एज अ रिसर्चर, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन फंड्स। लकीली मैंने पार्ट टाइम जॉब्स कर रखी थी, और
स्कॉलरशिप से भी थोड़ा बहुत मैंने सेविंग कर रखा था, तो आई हैड ए डिसेंट अमाउंट टू माई मूव इनटू डब्लिन फॉर 2 months, व्हिच डब्लिन आल्सो इज वेरी एक्सपेंसिव। तो इसलिए मैं सपोर्ट कर पाया। तो मैं तो ये सलाह दूंगा अगर आने जाने वाले स्टूडेंट्स को कि पार्ट टाइम जॉब को नेगेटिव ना लेके आप अपने स्टडीज को और काम को बैलेंस करके ढूंढिए। और पार्ट टाइम जॉब देखो, लैंग्वेज नहीं आती थी, सबसे पहले हम ब्लू कॉलर जॉब ही करते हैं। आई स्टार्टेड विद रेस्टोरेंट जॉब। रेस्टोरेंट पे मैंने किचन से काम शुरू हुआ, क्योंकि फ्रंट सर्विस पे तो आपको जैपनीज बोलनी आनी चाहिए टू डील विद द कस्टमर्स। फिर मेरी यूनिवर्सिटी में एक केटरिंग सर्विस थी, और वो जो केटरिंग सर्विस के मैनेजर थे वो थोड़े बहुत इंग्लिश बोल लेते थे, तो यूजुअली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो हायर करता था, बिकॉज ही लाइक टू वर्क विद इंटरनेशनल पीपल। वहां पे मेरे को एक एडिशनल पार्ट टाइम जॉब मिल गई। फिर क्या हुआ कि 2 साल बाद मेरी थोड़ी सी जैपनीज इंप्रूव हो गई, सो आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर बेटर जॉब्स। फॉर एग्जाम्पल 2 साल बाद मैं इंग्लिश का काम करा, विच इज अ वेरी गुड एंड रिसेंट जॉब, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, इंग्लिश सिखाना, कन्वर्टेड इंग्लिश टीचर। तो मैं एक इंग्लिश टीचिंग स्कूल में, जैसे अपने प्रिपरेशन सेंटर होते हैं कम्युनिकेशन के, वैसे जापान में छोटे छोटे इंग्लिश टीचिंग स्कूल्स होते हैं, या लेट्स से ट्यूशन सेंटर कहते हैं। तो वहाँ बहुत सारी कंपनी के एम्प्लॉयज आते हैं जस्ट टू हैव ए कन्वर्सेशन इन इंग्लिश सो दैट दे कैन बी फ्लुएंट। तो वैसी जो बहुत है, तो मैंने सेकेंड ईयर के बाद वो करनी शुरू कर दी थी। एंड जब थोड़ी सी जैपनीज ठीक हो गई, तो मेरी जो यूनिवर्सिटी का ही ग्लोबल लर्निंग सेंटर बोलते हैं हम उसे, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डेडिकेट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के लिए, वहां पे भी मुझे एज अ एडवाइजर टाइप का रोल मिल जाता, स्टूडेंट डॉर्मेट्री एडवाइजर। बेसिकली क्या कि जो मेरे जूनियर्स आए फर्स्ट ईयर, जब तब तक मैं थर्ड या फोर्थ ईयर में हो चुका हूँ, तो आई हैव सीन द 3-4 years, सारे सिस्टम पता है। तो मेरे को स्टूडेंट डॉर्मेट्री एडवाइजर बना दिया गया था। उससे बेनिफिट क्या हुआ कि मेरी 2 साल की स्टूडेंट हॉस्टल में एक्सटेंशन हो गई। आई डोंट नीड टू गेट एन अपार्टमेंट आउटसाइड। तो एक तो वो हेडेक खत्म हो गई थी। दूसरा, उसमें भी एक पर आवर वेजेस मिलते हैं आपको, वैसे जो भी रेगुलेशंस के हिसाब से होते हैं, 700 800 या 1000 ये डिपेंड अपॉन द सिटी, वो मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा बेनिफिट और क्या होगा कि यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद द डिफरेंट प्रोफेसर्स, स्टूडेंट डॉर्मेट्री एडवाइजर, या जो भी स्टूडेंट जॉब यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में होती है, बहुत सारी होती है। तो इस तरह की मैंने 3-4 डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स करी है उससे। और जब फुल टाइम समर ब्रेक होता था, लीगली यू आर अलाउड टू वर्क, तो मैं क्या करता था कि अपने जो इंडियन भाई हैं, जैसे मेरे कनेक्शन थे थोड़े से पंजाब से, जो फुल टाइम जॉब करते थे, जैसे फैक्ट्रीज में हैं, कोई प्रोडक्शन साइट्स में हैं, तो उनसे 1-2 कनेक्शन थे मेरे। तो मैंने उनको रीच आउट किया। जैसे ही मेरा समर या विंटर ब्रेक आता, 1-2 महीने के लिए मैं फुल टाइम 8 hours या 10 hours पर आई वॉज लीगली अलाउड, तो मैं वो करने किसी दूसरे टाउन में चला जाता है, या अपने शहर में ही मिलते। तो उससे क्या होता था कि मैं फुल टाइम एक अच्छी डिसेंट अमाउंट 2 महीने में कलेक्ट कर लेता था, जिससे मेरे अगले 6 महीने का जैसे जो सेमेस्टर था मेरा, उसमें काफी सपोर्ट हो जाता था। तो इसमें मतलब अगर हम पार्ट टाइम जॉब की बात करें, यू आर अलाउड टू वर्क 28 hours पर वीक व्हेन यू आर स्टडिंग। और जब पार्ट टाइम एक्चुअली इवन इफ यू आर नॉट स्टडिंग तो पार्ट टाइम में 28 hours है। और ओके। फुल टाइम की जब बात करते हैं तो वो 40 hours पर वीक है। तो ओके। लाइक इन योर समर ब्रेक फॉर 2 months यू आर अलाउड टू वर्क फॉर 40 hours। 40 hours, यस। ओके, नाइस। तो यहाँ पे अश्विनी एज अ स्टूडेंट क्या क्या चैलेंजेस आए विच यू फेस्ड? बहुत सारे जो एस्पायरिंग स्टूडेंट होते हैं, मिडिल क्लास है जो भी, जैसे और इवन आप एफ्लुएंट क्लास से भी, तो इंटरनेशनली फाइनेंशियली चैलेंज तो रहता ही रहता है, कमिंग फ्रॉम इंडिया आई वुड से। सो फाइनेंशियली चैलेंज था मेरे साथ, क्योंकि मेरे को ट्यूशन फीस की स्कॉलरशिप तो मिल गई थी, बट लिविंग स्टाइपेंड मुझे नहीं मिले थे, एज आई सेड अर्लियर कि इनिशियल 6 महीने के लिए मिले थे, उसके बाद मुझे इतना देखना था। तो और क्या होता है कि फिर जब इंटरनली हम कोई और स्कॉलरशिप अप्लाई कर देते हैं ना, तो वहाँ पे 2 से 2,500 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी जो कम्पीट कर रहे होते हैं, तो समटाइम इट कैन बी चैलेंजिंग टू अवेल ना डिसेंट स्कॉलरशिप। फिर हर साल यूनिवर्सिटी के या बजट पे भी डिपेंड करता है कि बजट में इस बार स्कॉलरशिप की अमाउंट ज्यादा है या कम है, नंबर इट कैन वेरी। तो मेरे को स्कॉलरशिप लकीली नहीं मिली थी। आफ्टर जैसे मैंने ज्वाइन किया 6 महीने तक थी, 6 महीने के 1.5 साल तक मेरे पास कोई एडिशनल स्कॉलरशिप थी। मेरे पास बस ट्यूशन की स्कॉलरशिप थी, तो सबसे बड़ा चैलेंज वही था। तो एंड डेफिनेटली इट वाज क्वाइट हेक्टिक फॉर मी, क्योंकि शाम को 6 बजे तक स्टडीज करना। लेट्स से यूजुअली पहले 2 साल 6 बजे तक क्लासेस फिनिश होती थी, एंड 6:30 या 6:45 शाम को रेस्टोरेंट की जॉब करना। सो आई यूज्ड टू वर्क लेट्स से 4 और 5 days अ वीक, और रात को मैं 12 साढ़े 12 1 बजे तक करते ही करते थे। उन वीकेंड पे यही थोड़ा लंबा खींच जाता था, क्योंकि वीकेंड पे पार्टी कल्चर होता है, तो फ्राइडे और सैटरडे को थोड़ा ओवर टाइम करना पड़ता था, तो रात को 2 या 3 बजे तक फ्राइडे या सैटरडे को भी काम करना पड़ता। एक तो चैलेंज ये था, एंड लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है, क्योंकि जब मैं खुद से जॉब ढूंढना शुरू किया मैंने, जस्ट बाय माई सेल्फ गोइंग टू द रेस्टोरेंट्स आस्किंग फॉर जॉब्स, नोबडी गिव अ जॉब बिकॉज लैंग्वेज नहीं आती थी। और खासकर मैं रेस्टोरेंट्स की जॉब करता था, क्योंकि दिमाग में वही था, और ख्याल आते भी नहीं थी, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत जो सुना था इंडिया में रहते कि पीपल गो अब्रॉड एज अ स्टूडेंट एंड दे स्टार्ट वर्किंग इन रेस्टोरेंट्स, इजी वन ऑफ द इजी जॉब टू गेट इन। बट नहीं, लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एंड इट वाज नॉट इजी टू गेट इवन
restaurant like kitchen job, just which is very cleaning and some partial cooking kind of thing. फिर रेफरेंस के थ्रू लेट्स से ऑलरेडी कोई स्टूडेंट काम कर रहा है ऑल दैट है, तो दैट्स हेल्प अ लॉट. तो जितना मैं कहूंगा जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, ट्राई टू बी द पार्ट ऑफ योर इंटरनेशनल कम्युनिटी. वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप रहते हैं, जैसे इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन होगी या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन होती है, देन और रीजनल एसोसिएशन होती है. तो उसमें से कई सीनियर्स होते हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि व्हाट टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई. मैं और अच्छी जॉब्स का एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक दोस्त था लैटिन अमेरिका से, कोस्टारिका से, तो वो एक दूसरे प्रोग्राम के थ्रू पढ़ने आया था बैचलर. उसमें क्या होता है कि उन्हें 1 साल तो पहले जापानीज पढ़नी पड़ती है जापान में ही आके अंडर दैट प्रोग्राम, और उसके बाद उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है. उसकी जापानीज बहुत ही बढ़िया थी, N1 या N2 लेवल की, एंड ही वाज डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स इन एप्पल स्टोर, which was like kind of very decent and white collar job and earning very well actually. तो इस also ऐसी जॉब्स भी होती हैं अगर आपकी भाषा ठीक. दूसरा इमोशनल चैलेंज भी आते हैं क्योंकि आप काफी यंग होते हो, फैमिली से एक बार दूर आए हो, खासकर अब्रोड आए हो जहाँ मे बी यू विल नॉट गो बैक विद इन 1 year और 1-2 years डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. तो थोड़ा सा घर की याद भी शुरू शुरू में बहुत आती थी. तो डेफिनेटली रीच आउट. मैंने फिर क्या किया कि वहाँ जो हमारी इंडियन कम्युनिटी थी, रिसर्चर्स की या स्कॉलर्स की, उन्होंने वो वीकेंड गैदरिंग होती थी हमारी 15 दिन में एक दफा, एक कोई कम्युनिटी हॉल बुक करके साथ में खाना बनाना ऑल दैट. सो फर्स्ट टाइम वी वर इनवाइटेड बिकॉज वी वर न्यू स्टूडेंट, एंड देन उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई धीरे धीरे सब अलग अलग लोगों से. तो वीकेंड्स में मिलना जुलना, सो दैट वो थोड़ा सा जो इमोशनल वॉइड है वो भी कहीं ना कहीं हमारा सीनियर से या हेल्प हो गया था. मैं ये कहूंगा कि लैंग्वेज वाला और फाइनेंशियल वाले ये दो ही बड़े चैलेंजेस मैंने फेस किए. एकेडमिकली इतना ज्यादा नहीं आया, इट वॉज क्वाइट इजी टू ग्रेस्प. और क्योंकि 15 बच्चे थे अलग, कम से कम 5 से 7 डिफरेंट कंट्रीज थे, तो उनको एक प्रोग्राम ही ऐसा क्रिएट करना था कि सबके लिए एक थोड़ा बैलेंस रहे. हम इट वॉज वेरी इजी टू ग्रेस्प. और प्रोफेसर भी इस प्रोग्राम के लिए इंटरनेशनली हायर किए गए थे. जैसे मैथमेटिशियन रशिया से थे, एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर रशिया से थे, दूसरे बायोलॉजी एक केमिस्ट्री प्रोफेसर कनाडा से आए हुए थे, कुछ जैपनीज प्रोफेसर भी थे जिनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था. Okay. Before moving to the next section, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा. Any advice for the students who want to come to Japan for study? और एक और इसी में क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर जापानीज लैंग्वेज नहीं आती तो हाँ. क्या स्टूडेंट्स को आना चाहिए जापान? बिकॉज जॉब का एज यू टोल्ड बहुत चैलेंज होता है कि जॉब मिलनी मुश्किल है. हाँ. तो व्हाट डू यू हाँ. सजेस्ट? हाँ, देखो मैं ये कहूंगा कि आने से पहले अगर आप बेसिक जो लेवल होता है जिसे हम N5 कहते हैं जापानीज का, उसमें अगर आप टाइम है आपके पास तो मैं कहूंगा कीजिए, क्योंकि उससे एक तो सिग्नलिंग अच्छी जाती है, थोड़ा बहुत आपको बेसिक नुआंसेस पता होते हैं, आप ग्रेस्प करने लग जाओगे, तो कर सकते हो तो बेहतर है. अगर नहीं आती है तो भी मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा, स्टिल यू कैन कम, बट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा टू लर्न द लैंग्वेज, टू बी द पार्ट ऑफ द कल्चर. तो जैसे मैंने क्या किया था कि फर्स्ट आई बिकेम द पार्ट ऑफ कल्चर, मतलब थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग हुआ इसमें कि सम हाउ आई एंडेड अप हैविंग अ जॉब इन द रेस्टोरेंट जहाँ पे चारों तरफ मेरा जापानीज कल्चर था, जापानीज लोग थे, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास टू यूज एनी अनदर लैंग्वेज, एंड दैट हेल्प मी टू ग्रेस्प द लैंग्वेज और लर्न द लैंग्वेज. आप उल्टा भी कर सकते हैं, थोड़ा आप जैसे दिल्ली में या फिर बड़े शहरों में इंडिया में आजकल जापानीज लैंग्वेज के सेंटर चल रहे हैं, तो आप जैसे अगर आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो स्टिल एडमिशन सिक्योर होने के बाद और यूनिवर्सिटी में आने के बाद 5-6 महीने का आपके पास विंडो होता है, तो अब उससे वो यूटिलाइज कीजिए. किसी जापानीज सेंटर में जाइए, वहाँ थोड़ा बहुत बेसिक सीख लेंगे तो आपको हेल्प होगी. जैसे ही आप जापान आ जाते हैं तो फिर जापानीज लैंग्वेज का पक्का ध्यान दीजिए. आई डोंट नो व्हाट यू विल बी प्लान कि आप जो इंजीनियरिंग या जो भी स्टडीज करें उसके बाद रुकना चाहते हैं या नहीं रुकना चाहते हैं जापान में. अगर रुकना चाहते हैं तो डेफिनेटली लैंग्वेज विल बी ए बिग बैरियर. आगे मैं शायद शेयर करूंगा कि जब मैंने जॉब वगैरह ढूंढी तो मेरे मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज या जो मैंने इंटरव्यू क्रैक किया उन्होंने मेरी टेक्निकल नॉलेज चेक ही नहीं करी. दे वर जस्ट फोकसिंग ऑन माय जापानीज लैंग्वेज स्किल्स. इफ दे वर सेटिस्फाइड देयर वाज अ इमीडिएट लेट्स से कन्वर्जन फॉर दैट पर्टिकुलर. बेसिकली मैसेज ये है, अगर आप जापान आना चाहते हो एज अ स्टूडेंट तो आपके पास जो भी इंडिया में टाइम है उसको यूटिलाइज करके थोड़ी बहुत जापानीज सीखो. ओके अश्विनी, नेक्स्ट सेक्शन है. अश्विनी की स्टडी पूरी होगी, ठीक है, हाँ. तो उसके बाद जापान में करियर कैसा रहा? तो सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि वर्ल्ड की आई वुड से टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा के अंदर जॉब कैसे सिक्योर करी?
और उसके लिए रिज्यूम या फिर किस किस तरह की प्रेपरेशन थी? तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि जैसे जापान में जो जॉब हंटिंग का या जॉब एप्लीकेशन का सिस्टम होता है वो थोड़ा ट्रेडिशनल वर्ल्ड से डिफरेंट है। जैसे ट्रेडिशनल में क्या होता है कि हम एक सीवी रेडी करते हैं, कोई एप्लीकेशन होती है, देन वी इनपुट एंड देन उसके बाद प्रोसेस शुरू होती है। जापान में थोड़ा सा उल्टा है, एक स्टैंडर्ड सीवी का सिस्टम स्टिल यूनिवर्सिटी और स्पेशली बैचलर्स लेवल पे नहीं है। यूनिवर्सिटीज और कंपनी जब इंटेक्ट करती हैं तो वहां पे सीवी ना बोल के एक एंट्री शीट नाम की चीज आ जाती है। एंट्री शीट बोलते हैं बेसिकली, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो हम सीवी में एक स्टोरी बताते हैं, वही चीज कंपनियां एंट्री शीट के थ्रू आपसे क्वेश्चंस के थ्रू पूछती हैं। जैसे व्हाई यू वांट टू जॉइन द टोयोटा, व्हाई यू वांट टू बिकम ऑटोमोटिव इंजीनियर, टेल मी अबाउट सम लीडरशिप पोजीशंस या एक्सपीरियंस यू हैड ड्यूरिंग योर स्टडीज, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर क्या किया है। वो सीवी के पॉइंट्स होते हैं बट दे आस्क इन फॉर्म ऑफ स्टोरीज। तो आपको स्टोरी लाइन रेदर देन बुलेट पॉइंट्स यू नीड टू, और वो मोस्टली जापानीज में ही होते हैं, कई दफा इंग्लिश में भी होते हैं। अगर आपको कैंडिडेट कंपनीज को समझ में आ जाता है तो दे गो फॉर एक्स्ट्रा माइल्स, वो आपका सीवी भी कंसिडर कर लेती है। मेरे केस में काफी जगह हुआ कि सीवी भी ले लिया बट एट द सेम टाइम मुझे एंट्री शीट भी बनानी पड़ती है। तो एंट्री शीट के बारे में बताऊंगा। तो पहले लेट्स स्टार्ट की क्या होता है। तो जैसे ही मैं फाइनल ईयर में था, फाइनल ईयर से पहले जापान में एक इंटर्नशिप कल्चर नहीं है। इंटर्नशिप भी अगर होती है जो ट्रेडिशनल कंपनीज में एक एक दो दो दिन की होती है, बेसिकली वो विजिटिंग प्रोफाइल चेक्स, या आप व्हेन यू आर स्टडीइंग यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आप वेबसाइट पे देखो या यूनिवर्सिटी के करियर वेबसाइट पे आ जाएगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल पैनासोनिक डेट्स आ जाएंगे, इस डेट से इंटर्नशिप 2 दिन की। उस 2 दिन में क्या होता है कि यू गो टू द, यू विजिट, यू मीट देयर एम्प्लॉइज, देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, थोड़ा कंपनी के बारे में पता लगता है तुम्हारा, उनको पता लगता है, बेसिकली रिलेशनशिप बिल्डिंग। तो पूरा जो बिल्डिंग प्रोसेस में एक चीज कॉमन रहती है जापान में कि बिल्डिंग रिलेशनशिप विद योर पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स, और ये शुरू हो जाती है थर्ड ईयर से ही, थर्ड या फोर्थ ईयर से। तो ये पहले ये छोटे छोटे इंटर्नशिप आती है। इन इंटर्नशिप में भी आप एंट्री शीट ही भरते हो। एंट्री शीट भरने के लिए क्या किया कि पहले मेरा जो इंग्लिश का सीवी था गूगल ट्रांसलेट करते थे हमने उसको समहाउ जापानीज में बनाया। फिर जो मेरे जापानीज फ्रेंड थे या मेरे सीनियर्स थे मेरी लैब में जहाँ पे मैं फाइनल ईयर की थीसिस लिख रहा था, वहां से उनसे हेल्प लेके उसको और थोड़ा सा फॉर्मल जैपनीज या प्रोफेशनल जैपनीज में किया। फिर आपके पास एक मेजर डॉक्यूमेंट बन जाता है आपके इंटरेस्ट में, क्योंकि क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड ही रहते हैं। जैसे लीडरशिप एक्सपीरियंस, इट वोंट चेंज, बट विल चेंज की व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस पर्टिकुलर कंपनी। लेट्स से फर्स्ट अगर पैनासोनिक है तो यू विल आंसर अकॉर्डिंग टू पैनासोनिक, या फिर कोई और आईटी फर्म है यू विल आंसर अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो यू विल मॉडिफाई, रेस्ट ऑफ योर प्रोफाइल रिमेन्स द सेम। तो ये इंटर्नशिप के दौरान मुझे, मैं थर्ड ईयर में मैंने काफी करी थी, एक एक दो दो दिन वीकेंड होती है, दे विल बी फुल्ली पेड। आपको बुलेट ट्रेन की टिकट मिल जाती है, आपका रहने का खर्चा मिल जाता है। और फिर फोर्थ ईयर में कैंपस में फेयर्स होते हैं, कंपनीज आती हैं एंड पर्टिकुलर फेयर डेट या टाइमलाइन सेट होती है। आई थिंक इट हैपेंस ट्वाइस ए ईयर, वन इन दिसंबर, विंटर सेशन जिसे बोलते हैं, वो थोड़ा छोटा होता है। और जो रियल बड़ा वाला होता है वो आता है मार्च में, मार्च और अप्रैल की स्टार्टिंग में। तो मार्च अप्रैल में प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो ये दिसंबर और मार्च अप्रैल में कैंपस में फेयर आएगा, उनके अलग अलग बूथ होते हैं, यू गो, यू टॉक टू देम। वहां पे उनके हायरिंग मैंने बेसिकली हायरिंग मैनेजर और एचआर मैनेजर आए हुए होते हैं। एंड जापान में एक कल्चर है, एज ए स्टूडेंट आल्सो आपका एक विजिटिंग कार्ड आप बना के रखते हो, एज ए स्टूडेंट आल्सो। तो आप एक्सचेंज करते हो, आप अपना देते हो, वो अपना लेते हैं, सो दैट यू हैव ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन लेटर हो कि आप किन किन से मिले। उसके बाद क्या होगा कि जैसे मैंने बताया रिलेशनशिप बिल्डिंग कल्चर होता है जो कि जैसे ही वो इवेंट खत्म होता है एक दो दिन बाद या डेली शाम को 6 बजे के बाद, आप उन्हीं लोगों के साथ यू गो आउट फॉर द पार्टी, लाइक ड्रिंकिंग पार्टी, यू कैन गो फॉर बियर, यू कैन गो फॉर डिनर, दे विल इनवाइट बाय देमसेल्फ कि चलो आज शाम को हम इतने बजे यहाँ पे मिल रहे हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम एंड जॉइन आल्सो। वैसे वो इनफॉर्मल लगेगा आपको बट लेट मी मेक क्लियर है, वो इनफॉर्मल नहीं है, डोंट टेक दैट पार्ट आल्सो इजी। वहां पे भी आप जज हो रहे होते हो कि वेदर वी शुड हायर दिस कैंडिडेट और नॉट। व्हेन यू आर लाइक लिटिल टिप्सी एंड ड्रिंक, तो उसके बाद आप कैसा बिहेव कर रहे हो। Basically all these through steps or procedure के through they want to know that कि whether this fellow is really interested in our company or not। उनका एक ही मकसद है। Later on they will train for whatever role they are hiring for you। 3 तरह के hiring system होते हैं, A, B and C। The A system is that कि उसमें यूनिवर्सिटी और कंपनी का इंटरेक्शन होता है। लेट्स से आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए एंड देन आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, तो आपको हाँ तो किसी एक को करनी है। और उसमें क्या होगा कि फिर देन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो कमेटी होती है रिक्रूटमेंट, वो आपको बुलाते हैं कि ओके अश्विन आपके पास 3 ऑप्शन है, विच वन इन द फाइनल यू वांट टू गो। तो आप उनको बोलते हो, एक प्रॉपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे साइन होता है। एट द सेम टाइम कंपनी भी यस करती है, तो हम एज ए बोथ कैंडिडेट और कंपनी बाउंड हो जाती है फॉर एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। ना तो आप छोड़ सकते हो ना कंपनी आपको फायर करेगी पहले साल में। देन बी सिस्टम आता है। बी सिस्टम में आप क्या करते हो कि आप यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज के थ्रू ही अपनी जॉब सिक्योर करते हो। जो मैंने बताया ना ये करियर फेयर होते हैं, उसके थ्रू आपने अपना रिलेशनशिप बिल्ड किया, रिक्रूटिंग मैनेजर्स को जाना। बट इसमें क्या होगा कि यूनिवर्सिटी विल नॉट बी इंटरमीडिएट, आप हो और कंपनी है, यू बोथ सिक्योर्ड अ पोजीशन एंड देन आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एंड दैट्स ऑल राइट।
और फिर होता है सी सिस्टम, विच इज बेसिकली आप यू आर फ्री टू अप्लाई एनीवेयर ऑलरेडी, ना तो उसमें यूनिवर्सिटी ना आप कैंपस के थ्रू आप बाहर करो। जैसे मैं सेंदाई में पढ़ रहा था और मैं एक दिन टोक्यो यूनिवर्सिटी की किसी फेयर में चला गया और वहां पे मुझे एक एम्प्लॉयर एक्स के साथ अच्छा आई लाइक दियर रोल्स एंड प्रोफाइल एंड सैलरी बट एवर। तो उसमें क्या है, ना तो मेरी यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है, ना मेरे प्रोफेसर, ना मेरे, दिस इज कॉल्ड सी टाइप सिस्टम। तो 3 सिस्टम होते हैं, यू आर फ्री टू गो नो। तो मेरा ए टाइप सिस्टम में हुआ था, तो मैं बताता हूँ, इट वॉज क्वाइट। तो मैंने अप्रैल या मार्च एंड में फेयर अटेंड किया। मई के बाद विजिट शुरू हो जाती है, उसके बाद देन यू विल बी आस्क्ड टू कम टू दियर साइट्स। जैसे एक माकिनो फ्राइज करके बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स बनाती कंपनी नियर बाय टोक्यो, वहां पे मेरे को बुलाया गया था। कंसिडरिंग द रेपुटेशन ऑफ टोक्यो यूनिवर्सिटी, दे गिव मी लिटिल स्पेशल ट्रीटमेंट आल्सो। मेरी सीईओ से भी मीटिंग हुई थी, बिकॉज दे वर कंसिडरिंग मी टू हायर फॉर एन इंडियन पोजीशन आई गेस, बिकॉज उनके ऑपरेशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसा था, मैं पैनासोनिक भी गया था। तो ऐसे ऐसे मैंने 6 डिफरेंट, मैंने वही आप सेलेक्ट कर लेते हो कि भाई 10-20 तो आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि टाइम और एनर्जी सब कुछ, तो आप 6 टारगेट कंपनी करी, मैंने 6 करी थी, 6 में से मेरा 3 में हो गया था। एंड देयर आई वर्क, टोक्यो हिनो मोटर्स वाज वन ऑफ देम, और एक कंपनी माकिनो फ्राइज वाज सेकंड, और अपना मिचलिन टायर्स है गुमा में प्रीफेक्चर में, मिचलिन टायर्स में आर एंड डी सेंटर में था। तो वहां भी मेरा हुआ था। मिचलिन टायर्स के फाइनल राउंड के इंटरव्यू देके लौट रहा था, ट्रेन में बैठा था, हिनो मोटर्स का यस आया था। आई गॉट द ईमेल ऑन द वे। सो मैं डिले में मत है, क्योंकि मिचलिन टायर्स भी आल्सो वेल नोन ब्रांड एंड दे वर पेइंग क्वाइट हायर देन द व्हाट आई वाज गेटिंग एट हिनो मोटर्स। फिर बट एज 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 भैया सेड इनिशियली कि टोयोटा भी आपसे बहुत बड़ा ब्रांड था, तो फिर मैं ब्रांड के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। क्या, मेरे प्रोफेसर ने मेरे को मेल किया कि अश्विनी, हिनो मोटर्स इज देयर ऑन सैटरडे एंड दे आर लाइक ओपन इंटरव्यू चल रहे हैं, एनीवन कैन वॉक इन। सो मैंने कहा हाँ ठीक है, सैटरडे आप फ्री हूँ, आज कोई शेड्यूल भी नहीं है, तो एटलीस्ट लेट्स गो। और मैं टोयोटा में सही बताऊं तो इसलिए अप्लाई नहीं कर रहा था, मेरा एक सीनियर थे अंगद सिंह, जो मेरे ही प्रोग्राम में पढ़े थे, उनकी जर्नी बहुत बढ़िया थी। और टोयोटा मेरी यूनिवर्सिटी से हर साल केवल 6 बच्चे लेती है, उसमें से हार्डली एक इंटरनेशनल होता, नहीं तो 5 जैपनीज ही होते हैं। लैंग्वेज इज अ बिग बैरियर, वन ऑफ द लाइक मेन क्राइटेरिया फॉर दैट पीपल होता। और फिर भी मैं डरा था, मानिए टोयोटा तो कभी लेती नहीं इंटरनेशनल, उस लेवल की मेरी जैपनीज है भी नहीं, बट स्टिल आई टुक अ लीप ऑफ फेथ एंड आई वेंट इनटू। एंड मुझे याद है कि वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू मेरा उस रिक्रूटमेंट फेज के दौरान गया था, और जापानीज में बातें हो रही थी, 2 रिक्रूटर थे, एचआर मैनेजर था एंड देयर वाज अ टेक्निकल मैनेजर। हार्डली दे आस्क्ड वेरी फ्यू टेक्निकल थिंग रिलेटेड टू माय थीसिस व्हाट आई वाज करंटली रिसर्चिंग ऑन। या एक दो मैंने अब्रॉड में, जैसे मैंने बताया डब्लिन में मैंने एक इंटर्नशिप करी थी, तो उसके बारे में पूछ लिया कि व्हाट वाज एग्जैक्टली द टॉपिक एंड ऑल दैट। Otherwise, they were trying to gauge my Japanese through the very conversational daily life questions. Okay, where you come from India, why you came to Japan, all that were in Japanese. ओके। और अगर सैलरी की बात करें, एक फ्रेश ग्रेजुएट हाँ, की सैलरी कितनी रहती है यहाँ पे, और क्या पर्क्स है? तो हाँ, तो थोड़ा सा सैलरी के मामले में आई थिंक आप आईटी बैकग्राउंड से भी आते हैं, तो थोड़ा सा करेक्ट भी कर देना। जो ट्रेडिशनल ओईएम्स होती हैं जापान में, जैसे टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या होंडा है, उनका रेगुलेशंस के हिसाब से सेट है। शायद आईटी सेक्टर थोड़ा सा हम उसको मतलब आउटलायर कह सकते हैं सैलरी के मामले में। करेक्ट। तो सुनने वाले आईटी में थोड़ी सी हायर होती है कंपेयर टू अदर सेक्टर, या फाइनेंस सेक्टर भी एक आउटलायर हम कह सकते हैं। जैसे बड़ी फाइनेंस बैंक्स वगैरह जो हायर करते हैं वो भी बहुत अच्छा है। मैं एक ट्रेडिशनल ओईएम जैसे मैकेनिकल इंजीनियर प्रोफाइल लेके चलते हैं जो मेरा था, तो क्या होगा कि जितनी भी कंपनी है उनका बैचलर्स को देते हैं 2,30,000 से लेकर 2,50,000 जैपनीज येन। पर मंथ। दिस इज द पर मंथ। ठीक, और उसके साथ साथ साल में 2 दफा आपका बोनस भी होता है, एंड द बोनस डिपेंड अपॉन द कंपनी परफॉर्मेंस एनुअली, बट वो यूजुअली आपको हम कह सकते हैं कि अगर आप नए फ्रेश ग्रेजुएट हो तो 2 महीने की सैलरी एटलीस्ट मिलती ही मिलती है। तो ये लगा लो कि 5-5 लाख येन, सो ऑलमोस्ट लेट 2.5 से 3 लाख INR। सो 3 × 3 + 3 ट्वाइस ए ईयर, सो 5-6 लाख रुपए आपका साल का बोनस हो जाता है। एंड देन हम कह सकते हैं कि ग्रोस अपना जो सैलरी है डिपेंड अपॉन कन्वर्जन रेट, 2.5 लाख, सो सिंपली पुटिंग 1.25 लाख रुपया मंथली सैलरी हो गया। हाँ, ऑन टॉप ऑफ दैट ओईएम्स क्या है कि आपको रेजिडेंस भी प्रोवाइड करवाती है। ये होता है कि जो लेट से अगर आप कहीं पे 70-80 हजार जैपनीज येन, जो करीबन 30-40 हजार रुपए का जो रेंट होता है, वो ओईएम्स के केस में आपको वो अपनी डोरमेट्री देते हैं। लेट से हॉस्टल होता है उनके एम्प्लॉयज के लिए, तो वेरी मिनिमल 18,000 येन देता था, बेसिकली 9,000 रुपया या 10,000 रुपया। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ सैलरी वहां भी बैलेंस होती है। लेट से अगर आईटी फर्म्स, आई डोंट नो आईटी फर्म्स हॉस्टल प्रोवाइड करवाती है नहीं, या नहीं, नहीं देती, नहीं देती। हाँ नहीं देती। तो अगर आईटी फर्म की सैलरी अगर 3 लाख है लेट से मंथली किसी फ्रेश ग्रेजुएट के लिए, तो उसका 70-80 या 60 हजार टोक्यो में रेंट में भी जाएगा।
कहीं ना कहीं घूम करके आप उसी बेस पे आ जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि एक 2.5 लाख मोटा मोटा हम कहें तो 2.5 लाख जैपनीज येन फ्रेश ग्रेजुएट की वेरी लेट्स से वी कैन एक्सपेक्ट या ओके, 2.5 लाख ये होगी। तो जैसे बताया कि दो बोनस मिलते हैं, हर एक बोनस में 2 महीने की सैलरी, तो टोटल हम कह लें तो टोटल 16 महीने की सैलरी मिलती है। 2.5 लाख इंटू 16 कर सकते हैं। एंड देन आपका एनुअल इंक्रीमेंट भी बेसिक जो स्टैंडर्ड है लाइक वो तो होता ही रहता है। एंड इफ यू आर गुड विद मैनेजर्स, आपका प्रोफाइल अच्छा है, तो मैंने सरप्राइज इंक्रीमेंट्स भी होते देखे हैं। व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग या फिर रिवॉर्डिंग इन जापानीज वर्क कल्चर? तो चैलेंजिंग अगेन मैं लैंग्वेज पे आऊंगा, आपको शायद बोरिंग लगेगी बार बार लैंग्वेज, बट ट्रस्ट मी हाँ कहीं ना कहीं रोल प्ले होता ही है। सो और स्पेशली मेरे एक आउटलायर भी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जिस कंपनी या जिस डिवीजन में हायर किया गया था, आज तक वहां पे मेरे से पहले कोई फॉरनर गया नहीं था। दे डिडंट हायर एनीवन। सो जापानीज में एक वर्ड होता है कि निहोंजिन बाक्कारी काइशा, बेसिकली सुपर जापानीज कंपनी। सो वो मेरे से पहले सुपर जापानीज थी, तो मेरे फ्लोर पे डिजाइन पे करीबन 400 लोग थे टोटल, उनमें से मैं अकेला फॉरनर था। और वो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी भी लग रहा था कि ओ यस आई हैव टू समथिंग टू प्रूव आल्सो। मैं अपना मतलब कुछ कैलिबर दिखा सकता हूँ एंड आई कैन ग्रो फर्दर, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ तो अपॉर्चुनिटी मेरे यहाँ है। बट इट टर्न आउट टू अपोजिट वे, क्योंकि 300 तुम्हारे साथ जैपनीज है, यू टू टेस्ट देम आल्सो। दूसरा सरप्राइजिंग मुझे क्या लगा कि रोटेशन प्रोग्राम्स नहीं होते बहुत। जैसे अपने इंडिया में क्या होता है कि एज यू जॉइन न्यू फ्रेश, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन प्रोग्राम मिल जाते हैं क्विकली विद इन फ्यू मंथ्स और लाइक इन आप 2-3 डिपार्टमेंट रोटेट कराओगे, ताकि आपको पता लग जाए कि एग्जैक्टली यू फिट यू लाइक दिस काइंड ऑफ रोल। जो मेरे इंटरव्यूज हुए थे वो मैन्युफैक्चरिंग को लेके होते हैं। आई वांटेड टू गो ऑन मैन्युफैक्चरिंग साइड बेसिकली, ताकि मेरा थोड़ा सा लोगों से भी इंटरेक्शन हो टेक्निकली भी, सो दैट आई कैन मेक माई प्रोफाइल लाइक मोर मैनेजरियल। बट हुआ क्या कि द डे फर्स्ट एज आई एंटर द कंपनी, एचआर केम ऑन द फ्रंट गेट टू पिक मी अप, और मेरे को सीधा डिजाइन डिपार्टमेंट में ले गए। एंड इट वाज क्वाइट शॉकिंग टू मी कि नहीं किसी ने मेरे से बात नहीं करी। एंड इंटरव्यू तो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग के अराउंड रिवॉल्व हो रहा था, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेक सेंस, जहां इंटरव्यू ले रहे हो पता करे तो वहीं आपकी प्रोफाइल होगा। बट नहीं, मे बी उनका इंटरनल सिस्टम कुछ डिफरेंट होता है। आपका प्रोफाइल देख के आई थिंक जो डिपार्टमेंट मैनेजर होते हैं, दे चूज द फ्रॉम द पूल ऑफ दिस ईयर एम्प्लॉइज कि हाँ ये बच्चा है, आई थिंक मोटा मोटा इसका ये प्रोफाइल है, तो ये डिजाइन में फिट रहेगा ना। बट आप कहीं भी उस इक्वेशन का पार्ट नहीं होते, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। एंड आई वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड आल्सो। तो मैं नहीं यार, डिजाइन तो जाना ही नहीं है, बिकॉज आई नो दैट आई नॉट रियली डिजाइन। थोड़ा बहुत कैटिया या कैड हमने बैचलर्स में किया था, तो आई डिडंट रियली एंजॉय दैट पार्ट। मैं नहीं, ये तो इसके लिए मैं नहीं आया था है? तो बट व्हाटएवर द सिस्टम एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सो वही हुआ। फिर दूसरा क्या होता है कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, अच्छा आपको बड़े प्रोजेक्ट या बहुत सीरियस काम भी नहीं देंगे शुरुआत में एज अ फ्रेशर, सॉर्ट ऑफ आप ट्रेनिंग रहते हो, बिकॉज जैसे हम जानते हैं जापान इज नॉन फॉर देयर क्वालिटी। और सीनियर्स का लगा लो या कल्चरली एज एज इंडस्ट्री जो इवॉल्व हुई है शायद, तो उनका ये है कि भाई फ्रेशर्स वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे जो उनके बेंचमार्क या स्टैंडर्ड्स हैं। तो हमें बहुत ज्यादा सीरियस काम नहीं होता, हमें मेंटर असाइन हो जाते हैं। लेट्स से विकास भैया मेरे वहाँ पे ग्रुप में सीनियर हैं या टीम लीडर हैं, तो आई विल वर्क अंडर देम। तो मेरा जितना भी काम है, जो भी गाइडेंस है, वो विकास सर से आएंगी, एंड वो इनके थ्रू होके जाएगा, एंड देन इट विल गो टू द मैनेजर अप देयर। तो ऐसा था। बेसिकली तो एक आप खुद, हायरार्की मेंटेन होती है। हाँ हाँ, हायरार्की मेंटेन होती है। और अगर आप बाहर से अगर जॉब करने आ रहे हैं अप्रोच से, तो मेक श्योर यू फॉलो द हायरार्की, डोंट ट्राई टू ब्रेक द लूप, इट विल नॉट बी अप्रिशिएटेड। हम बाहर से सोचते क्या सोचते हैं कि समटाइम हम मतलब एज ए यंग फुल ऑफ एनर्जी होते हैं कि नहीं हमें कुछ करना है या कर सकते हैं, बट नहीं। वो कहते हैं ना, डू एज रोमन्स डू। इट्स आई हैव सीन इट, आई हैव एक्सपीरियंस इन, एंड डेफिनेटली डूइंग सो, डू एज द रोमन डू विल विल हेल्प यू लाइक फॉर आई थिंक, जितना मेरा जानना है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी दूर से कोशिश करोगे एंड ट्राई टू नज द सिस्टम एंड ऑल दैट, सो इट कैन बैकफायर इन मेनी वेज। आपका एक फिर मैन्युफैक्चरिंग अगर कंपनीज में हो, तो आपकी ट्रेनिंग भी होती है, प्रोडक्शन साइट पे आपको भेजा जाता है, आप लिटरली वर्क एज ए लेबर। मतलब 3 से 6 महीने का विंडो होता है वो। तो आप पूरा प्रोडक्शन साइट पे आप खुद से पार्ट्स बनाओगे, जो भी इंडस्ट्री है, जो भी सेक्टर है, तो वो फिजिकली मेंटली बहुत बहुत टायरिंग होता है। शायद इंडिया में आई डोंट नो, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ओईएम्स में, जैसे अपने महिंद्रा हो गई या टाटा हो गई, कि एक इंजीनियर, आर एंड इंजीनियर को बिल्कुल एज ए आईटीआई की तरह काम करना पड़ेगा, जैसे जो आईटीआई वाले हमारे काम करते हैं। बट इट्स उनका एंड द रीजनिंग या रैशनल बिहाइंड इज दैट कि जैसे मैं अगर डिजाइन इंजीनियर हूँ, कल को मैं कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस डिजाइन कर रहा हूँ या पार्ट डिजाइन कर रहा हूँ, तो आई शुड बी अवेयर कि वहां पे किस तरह से काम होता है, वहां पे किस तरह के लोग काम करते हैं, हाउ आई कैन मेक देयर लाइफ इजी। तो मुझे वहां का रियल ग्राउंड लेवल पता है कि हाँ मेरी फैक्ट्री, मेरी कंपनी की ग्राउंड लेवल पे ऐसे फंक्शन करती है।
अब मैं जो है डेस्क पे बैठ के डिजाइन कर रहा हूँ, तो वो सब ध्यान में रखे। तो इसलिए वो, हाँ, दैट्स इज द ओनली पार्ट। वो आपको एक बार 6 महीने के लिए मैन्युफैक्चरिंग साइट पे तो पक्का भेजेंगे, एंड दैट हैपेंस विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। उसके Okay. बाद दे दे बिलीव इन कोर कॉम्पिटेंसीज, तो आप है ना फिर काफी लंबे टाइम के लिए उस ग्रुप से एसोसिएट हो जाते हो, अनटिल अनलेस कोई मेगा प्रोजेक्ट या बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आता है जहाँ पे आपकी स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, देन यू मे आस्क टू गो अब्रॉड या स्विच द डिपार्टमेंट। अदरवाइज आप अगर डिजाइन हो तो डिजाइन से ही रहोगे। सो दिस वाज Mhm. ओवरऑल। सो मेरे दो चैलेंज थे। एक तो ये जो फैक्ट्री में मैं गया प्रोडक्शन साइट पे, क्योंकि स्विचिंग रोल्स होते थे, एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात, सो बायोलॉजिकली थोड़ा सा क्लॉक काफी डिस्टर्ब रहता था। बहुत चैलेंजिंग था, बहुत ज्यादा। मतलब मेरा तो एक दोस्त था थाईलैंड का, ही काइंड ऑफ ब्रेक डाउन, एंड उसको बीच में ही आना पड़ा हमको 2.5-3 महीने बाद। तो हेल्थ बिगड़ गई थी उसकी, क्योंकि हम शायद रेडी नहीं थे उस चीज के लिए। जिस सिचुएशन में मैं था कि मतलब 399 या let's say 300 350 जैपनीज, अकेला फॉरनर, वो भी एक आउटलाइन सिचुएशन सी थी। आई थिंक इन जनरल ऐसा नहीं हुआ है, रेशो थोड़ी ठीक ठाक होगी। तो जितना Okay. लैंग्वेज आएगा उतना आप इंटीग्रेट कर पाओगे, उतना आप प्रोसेस या सिस्टम समझ पाओगे, उतना काम आपका अच्छा होगा। तो और क्योंकि सारा सिस्टम, जो भी डिजाइन सॉफ्टवेयर थे या जो पेपर वर्क था, ऑल दैट ऑल यूज्ड टू हैपन जैपनीज, तो मोस्टली रेडी नहीं था। मैं Mhm. जैपनीज बोलने के लिए रेडी था, नॉट डूइंग अगेन द इंजीनियरिंग फ्रॉम इन जैपनीज। तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए यही था कि सारी इंजीनियरिंग मुझे जैपनीज में करनी पड़ गई, एंड इट वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग Mhm. और काफी चैलेंजिंग था। तो ये छोटे छोटे एस्पेक्ट है ना, कोई भी जॉब ज्वाइन करने से पहले देख लेना कि चलो ठीक है, अगर कम्युनिकेशन लेवल तक जैपनीज है तो चलेगी। इवेंचुअली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, जो उस माहौल की भाषा है, 200-400 वर्ड है, आप ग्रेप्स कर लोगे विद इन 2-3 मंथ, एंड यू विल ट्राई टू पुट देम टुगेदर एंड ट्राई टू कम्युनिकेट। अगर आपका पूरा ही काम जैपनीज में, अच्छा आपका सिस्टम कंप्यूटर भी जैपनीज में, मेल्स भी जैपनीज में आ रही है, एंड देन द सॉफ्टवेयर जो यूज करे वो भी जैपनीज में, एंड द पेपर वर्क जो भी है, तो देन यू विल फील टोटली लॉस्ट। आई यूज टू फील लॉस्ट बहुत ज्यादा। फिर तो मैंने अपने तौर तरीके निकाले टू डिलीवर माई वर्क। फिर मुझे अपना, Mhm. ओके ये इस तरह का काम आया है तो ये करके देना, इस तरह का काम है तो ये करके देना। डिड यू एंजॉय द वर्क कल्चर? और जो उसमें मेरा मेन क्वेश्चन है कि डिड यू वर्क फॉर लाइक 14 to 18 hours पर डे? ऐसा कुछ काम किया क्या? क्योंकि एक नहीं ऐसी नहीं नहीं इमेज बनी हुई है जापान की कि हाँ, यहाँ पे तो बस लोग काम ही करते हैं और काम करते करते ही मर जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ये बहुत गलत है। आई थिंक ये जो न्यूज या फिर अनवेरिफाइड जो भी लेट्स से फैक्ट्स तो होते हैं, मतलब उस पर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैं तो ऑलरेडी रह चुका हूँ, 4 साल यूनिवर्सिटी में लगाए हैं और 3 साल कंपनी में, एंड कोर ट्रेडिशनल ओईएम कंपनी जहाँ पे शायद ये कल्चर हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, वैसा बिल्कुल नहीं था। और मेरा भी खुद से एक प्रॉमिस था कि मैं 5:30-6 बजे के बाद नहीं रुकूंगा कभी भी। आई विल मेक श्योर तुम। और किसी ने इस चीज को क्वेश्चन भी नहीं किया कि वाई यू लेफ्ट अर्ली। कभी कहते नहीं कि जब बॉस ना जाए तो नहीं छोड़ना है, नहीं, मेरे बॉस शायद काम की वजह से 1-2 घंटे बाद जाते थे, मैं 5 साढ़े 5 बजे अपना विद द टाइम, वही 8 से 5 वाला या 9 से 6 तक ना आ जाता था। हाँ, कभी कभी वंस इन अ वाइल अगर काम ज्यादा आ गया, यू थिंक दैट आज डिलीवरी करनी है, तो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा, तो मैं बहुत रेयरली, मैं ये कहूंगा कि let's say महीने में 1 या 2 दफा मैं 10 घंटे के आसपास या 11 घंटे कर लिया था। वो 1 या 2 दिन होते थे मेरे। अच्छा ये भी होता था, ओवर टाइम भी बड़ा रेगुलेटेड होता है, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप जितना चाहो ओवर टाइम करोगे, एंड इट नहीं। हर ग्रुप को एक कैलकुलेटेड ओवर टाइम मिलता है फ्रॉम द टॉप या एचआर के थ्रू। जैसे मेरे ग्रुप में लेट्स से 8 लोग हैं, 40 घंटे इस ग्रुप को ओवर टाइम मिले, ये भी 40 घंटे मेरा मैनेजर या मेरा लीड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है अक्रॉस द पीपल, वो उसके ऊपर है। तो कभी कभी तो मेरे को मतलब 6-6 महीने तक ओवर टाइम ही नहीं मिल रहा। सो वैसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो ब्लैक कल्चर एंड ऑल दैट। हाँ, कुछ कुछ इंडस्ट्री शायद हो सकती है, शायद मैंने भी सुना है, आई डोंट नो द डिटेल, जैसे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में शायद ये वाला सिनेरियो ज्यादा प्रेवलेंट हो, बट आईटी या ओईएम्स में आई डोंट थिंक सो। और इतना तो मतलब कहीं भी हम 8 से 10 घंटे एवरेज, आई थिंक, आई गेस होता ही है। बट जितना जो मीडिया में दिखाया गया है, जो सुनी सुनाई जो हम बातें कहते हैं कि नहीं लोग मर रहे हैं और दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। मरने के शायद कुछ और कारण होंगे, प्रोबब्ली दे आर एग्जैक्टली। बीइंग प्रोजेक्टेड, या उनकी हेल्थ कंडीशंस हो सकती हैं। राइट। तो ओके। और एक एक और इसी में मेरा क्वेश्चन कि जापान में कंपनी फायर कर सकती है एम्प्लॉय को? क्या सिस्टम है? लेबर लॉज कैसे हैं? देखिए, हाँ, ये एक, लेट्स आई डोंट नो, मैं इनके दोनों पहलू रखूंगा। एक बहुत अच्छा पहलू भी है कि ठीक है, आपकी सरकारी नौकरी के जैसी प्राइवेट कंपनी में आपकी नौकरी की, यस यू विल नॉट बी फायर्ड अगर आप ऐसे बड़े ब्रांड टोयोटा या किसी भी कंपनी में हैं, क्योंकि रूल स्ट्रिक्ट हैं। अगर वो फायर कर रहे हैं कंपनी आप किसी वजह से, सो दे हैव टू मेक श्योर कि आप 1 साल तक सर्वाइव कर पाओ। उसके बाद आपको इतना पैसा दिया जाएगा कि आपकी 1 साल की लाइफ गुड इनफ, आप जापान में सर्वाइव कर सकते हो। अच्छा, फायरिंग पे भी पहलू रखते हैं। हम्म। कंपनी कभी भी आपको फायर नहीं करेगी बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस।
until unless you do such a big blunder कि शायद उनकी रेपुटेशन पे बात आ चुकी है, उनकी ब्रांड वैल्यू पे बात आई है, या फिर आपने कोई बहुत ही बड़ा स्कैम कर दिया है विच इज लाइक नो मॉरली इनकरेक्ट या कोई और वजह है, यस देन दे कैन फायर यू एंड दिस अमाउंट व्हिच आई टॉक्ड अबाउट विल नॉट बी पेड। हाँ, Correct. कंपनी लेट्स से फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रही है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है टू फायर, मतलब बहुत सारे लॉ कर रहे हैं, तो स्टिल इन दैट केस फाइनेंशियल क्राइसिस में दे विल मेक श्योर कि आपका अगले 1 साल का रहने खाने का अच्छा मतलब सैलरी आई गेस एक डिसेंट अमाउंट ही होती है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट द अमाउंट या डिजिट्स, बट बहुत अच्छा होता है। तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, अगर लेट्स से आप भाई काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, कैन बी एनी रीजन, स्किल्स नहीं है या कोई पर्सनल रीजन है, परफॉर्मेंस है, तो यू विल नॉट बी फायर्ड। बट इसका मैं एक और पहलू करना चाहूंगा, धीरे धीरे आपके पास साथ कोल्ड बिहेवियर होने लग जाएगा, मे बी यू फील ऑल्सो क्योंकि ये सोशल एस्पेक्ट है कि जैसे अगर आपकी परफॉर्मेंस अप टू पार नहीं है, उनको लगेगा कि अरे ये तो बस फ्री का ही पैसा ले रहा है ऑल दैट। एंड मेरे काफी सारे दोस्तों ने भी, हमने भी डिस्कस किया है कुछ टाइम के लिए, मैंने भी ऐसा फील किया, बट आई टर्न इट अराउंड, अच्छे काम नहीं दिए जाएंगे, लेट्स से कोई मेन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो इसलिए क्या होगा वो और डिक्लाइनिंग, मतलब इट्स लाइक वो स्नोबॉल इफेक्ट, राइट? थोड़ा बहुत Correct. आपकी परफॉर्मेंस की बिगड़ी, आप उसको शायद ठीक है ग्रेस कर नहीं पाए विद इन गिवन टाइम, आपको काम बंद कर और कम मिलना शुरू हो गया, स्नोबॉल इफेक्ट है। एंड देन धीरे धीरे आप साइड लाइन शुरू हो जाओगे। अगर आप थोड़ा सा ग्रो करना चाहते हो, यू नो लर्निंग एटीट्यूड है, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, आपके लिए वो 8 घंटे बिताने भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि करने को कुछ नहीं है ना। एंड यू हैव टू शो, यू हैव टू कि मैं कर रहा हूँ, राइट? आपका अपना कैबिन तो होता नहीं, नोबडी इज सीइंग यू, ओपन वो है डेस्क होते हैं वहां पे, सो एवरीवन सीइंग एवरीवन फ्रॉम जनरल मैनेजर और डायरेक्टर ऑफ द ग्रुप, सब फ्लोर पे ही होते हैं। उस सिनेरियो में आप क्या करते हो कि फिर आप या तो फिर नई जॉब ढूंढोगे, यू विल ट्राई टू चेंज द कंपनी एंड ऑल दैट, या फिर आप अगर स्टूडेंट फेज में हो जैसे तो आप यू विल ट्राई टू गो बैक टू एकेडमिया। और कोविड के दौरान ही मेरी जॉब चल रही थी, मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। तो कोविड में जहाँ ग्लोबली बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही थी, फर्म्स वर सपोर्टिंग, मैंने कहीं भी बहुत ज्यादा मेजर फायरिंग नहीं सुनी उस दौरान, हम सारे डरे हुए थे, बट नन ऑफ द जापानीज फर्म, खासकर ट्रेडिशनल या मेरे जितने भी, जैसे मैं विकास भैया को भी जानता हूँ और भी हमारे 2 कलीग्स थे जो हमारा सर्कल था टोक्यो में, किसी से भी ये सुनने नहीं आया कि आवर फर्म इज थिंकिंग टू फायर पीपल या ले हो, बिल्कुल नहीं है। और ऑन टॉप ऑफ दैट कुछ एडिशनल फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी फर्म से या गवर्नमेंट से हमें मिले थे उस दौरान, एक दोनों जगह से। करेक्ट. दोनों जगह Yes. से, राइट? हाँ. सो Right. तो कंपनी, हाँ, उस मामले में डेफिनेटली आपको डिस्टर्ब नहीं करती अनलेस यू डू समथिंग नॉनसेंस। करेक्ट. अश्विनी, कोई टिप्स देना चाहोगे उन प्रोफेशनल्स को जो जापान में आके जॉब करना चाहते हैं या फिर जापान का प्रोफेशनल एनवायरनमेंट अडेप्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कोई टिप्स है? हाँ, तो जैसे जब मैं टोक्यो मूव किया तो मेरे को काफी सारे आईआईटीएंस मिले थे जो जापान इंडिया से हायर होके आए थे, तो डेफिनेटली जापानीज कंपनी आईआईटीज में जाना शुरू कर चुकी हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट पुणे में बहुत जाती हैं कि पुणे में कुछ कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या फिर जापानीज ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, तो उन पुणे में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जापानीज की भी क्लासेस सॉर्ट ऑफ मैंडेटरी है, मतलब ऑप्शनल है, अगर कोई बच्चा भाई टारगेट कर रहा है या प्रो जापानीज है, क्योंकि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज मैंने मिले जो इंडिया से आए थे, आई फाउंड देम कि दे वर लिटिल प्रो जापानीज, वो एनिमे वगैरह देखते हैं ऑल दैट सब। सो ड्यूरिंग देयर इंजीनियरिंग टाइम जापानीज भी ले ली उन्होंने, सो एटलीस्ट बेसिक लेवल उनका हो गया, तो बाय द टाइम दे वर इन द फाइनल ईयर इन इंजीनियरिंग इन जापान, सॉरी इन इंडिया, तो उन्होंने जापानीज का N5 या N4 था। एंड मैं ये कहूंगा कि अगर आप इंडिया में रहते हुए N5 भी कर लेते हैं जो बहुत मुश्किल नहीं है, इट्स ए ह्यूज सिग्नल फॉर द फर्म्स टू हायर यू। वो ऑलरेडी, मैं सिंपल भाषा में कुछ करूँ, तुम पे फिदा हो जाएंगे कि आप इंडिया में रहते हुए अगर जापानीज सीख ली है तो उससे बेहतर क्रेडिबल, लाइक यू नो क्रेडिबिलिटी शो करने का तरीका कोई और नहीं। तो मैं कहूँ एक तो जापानीज सीख लीजिए, और अगर आप, हाँ, ये जो सेंटर्स हैं शायद दिल्ली में भी हैं ऐसे सेंटर्स, और आप बड़े हर मेजर सिटी में शायद जापानीज का कोई ना कोई सेंटर बन गया है, especially the folks who are studying in Pune area. So I don't know what sort of activities are happening in regards jobs in Japan, but वहां से बहुत ज्यादा मास हायरिंग होती है जापानीज फर्म्स में, आईटी फर्म्स में भी, आई थिंक राकुतेन में भी पुणे रीजन से बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जापानीज सीखे, लिंक्डइन से रही है। काफी सारी थर्ड पार्टी हायरिंग कंपनीज होती हैं, जैसे मैं एक दो नाम मेरे को याद आ रहे हैं, रॉबर्ट वाल्टर्स, एन वर्ल्ड करके, एन वर्ल्ड इज प्योरली फॉर आईटी जॉब्स आई गेस, and World, Robert Walters, and then Mainabe and Rikunabe are the typical Japanese LinkedIn. Let's say LinkedIn Global है जैसे हम कहेंगे, Correct, correct, वैसे correct. Mainabe and Rikunabe is for Japanese market. तो अगर आप Mainabe Rikunabe पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे लिस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। यू कैन कम फॉर आल्सो जापानीज कोर्स जो 1 या 2 साल के होते हैं, Mhm. क्वाइट एक्सपेंसिव। सो अगर आप लेट्स से
आपने एमटेक या बीटेक जैसे कर रखी है, डेफिनेटली वांट टू मूव टू जापान, दोबारा फुल टाइम एजुकेशन आप करना नहीं चाहते, तो शायद आप 6 महीने का 1 साल के अच्छे जापानीज कोर्स में आ सकते हैं किसी भी सिटी में, इफ यू कैन सस्टेन योरसेल्फ फाइनेंशियली। Mhm. क्योंकि जापानीज कोर्स प्राइवेट, मोस्टली प्राइवेट होते हैं, एंड दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव आल्सो, सो आप उसके थ्रू आ सकते हैं, एंड देन आफ्टर लाइक 6 months और ईयर यू कैन लुक फॉर द जॉब्स, बिकॉज यू आर ऑलरेडी लाइक ट्रेन्ड इंजीनियर, राइट? एमटेक या बीटेक है, इंडिया में एक्सपीरियंस है, तो एक Mhm. ऑप्शन ये भी है आपके पास। So Ashwini, you were here for I think more than 7 years in Japan. या एग्जैक्टली 7 years, 4 + 3। Exactly. 4 + 3 7 year. तो फिर मेरे को कल्चरल इंटीग्रेशन पे बात करनी है कि लाइक इन योर डिफरेंट फेजेस, लाइक हाउ यू नेविगेटेड थ्रू Japanese culture, कि किस तरह you were able to adapt and like go with the flow Japanese culture. हाँ, तो काफी काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग कल्चर है बेसिकली हर सेंस में। द वे दे लिव, उनका फूड कल्चर, एंड एज एज लाइक एज अ सोसाइटी कैसे फंक्शन करते हैं और एज ए इंडिविजुअल कैसे फंक्शन करते हैं। तो एक दो मोटी मोटी बातें जो मेरे साथ आज भी मैं लेके चल रहा हूँ, जो जापान से मैंने सीखे हैं डिस्पाइट ऑफ ऑल अदर लर्निंग्स, इज की टाइम की वैल्यू, नेवर बी लेट, ऑलवेज एटलीस्ट 5 minutes बिफोर, एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर दैट wherever I'm going around the world, it's paying me, it's being appreciated, जो मैंने जापान से सीखी। ये बहुत काम आती है मेरे, टाइम से पहले रहना। और इसमें भी क्योंकि पहली दफा एक बार मैं लेट हो गया था कहीं पे, मेरे प्रोफेसर के साथ मीटिंग थी, इसके अंडर मैंने बैचलर्स में काम किया था, एंड दैट वाज लाइक फर्स्ट मीटिंग, और जो डांट पड़ी थी मेरे को, मतलब बहुत ज्यादा, एंड दैट वाज द लर्निंग लेसन टू मी, एंड सिंस देन आई कांट, अब वो सात मतलब ऑलमोस्ट वो सेकंड ईयर की बात है, 5 साल हम कह सकते हैं, 5 और 2 ऑलमोस्ट 7 साल हो चुके हैं। आई हार्डली फाइंड माई सेल्फ बीइंग लेट समवेयर, इवन इन माई इंडिया ऑल्सो, या कहीं भी हूँ, मैं हमेशा से रेडी और टाइम से पहले ही होता हूँ। ट्रस्ट मी, इट्स वन ऑफ द वैल्यूएबल स्किल्स या गिफ्ट जो मेरे को जापान से मिला है। हमने सुना बहुत है, टाइम पे रहना चाहिए, वैल्यू टाइम एंड ऑल दैट सिंस आवर चाइल्डहुड, बट उसका सही में ग्राउंड लेवल प्रैक्टिस एंड द इनकॉर्पोरेशन वो जापान ने दिया मेरे को। दूसरा, एज ए ह्यूमन हु यू आर, लाइक दे रिस्पेक्ट द ह्यूमन, नॉट द पोजिशन। ये चीज मुझे मेरी यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से आई, इतनी बड़ी पोजीशन है, इज द लेट्स से वन पोजीशन आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। वो नॉर्मली कभी कभी जैसे हम लंच टाइम पे लैब से निकल रहे हैं, ही इज आल्सो कमिंग आउट ऑफ द ऑफिस, वो इतना बड़ा पॉलिटिकल पोजीशन या लाइक सो इन्फ्लुएंशियल पोजीशन, और काफी बड़े रिसर्चर साइंटिस्ट भी हैं, बट वो नॉर्मली आपसे खड़े होकर 5-10 मिनट बात करेंगे, एंड इवन सम टाइम ऑफर लेट्स गो फॉर लंच टुगेदर, ऑल दैट, एंड दैट गिव मी सम सेंस कि दे डोंट वैल्यू द पोजीशन एंड ऑल दैट, राइट? आइदर यू आर सीईओ और अ डायरेक्टर, नो, दे वैल्यू हु यू आर एज ए ह्यूमन। तो एक वो दूसरी चीज मेरे को वहां से सीखने को मिली कि हाँ, द पोजीशन इज टेम्पररी, बट योर वैल्यू सिस्टम इज समथिंग विच इज परमानेंट, ऑलवेज विद यू। ये था दो जो कल्चर तरीका। बाकी हाँ, इंटीग्रेशन का मैं बताता हूँ कि एज ए स्टूडेंट यूनिवर्सिटी भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी या ऐसे ऐसे इवेंट्स या प्रोग्राम्स करवाती रहती है, थ्रू विच यू विल बी द पार्ट ऑफ डिफरेंट कल्चरल एक्सपीरियंस। जैसे छोटी मोटी ट्रिप करवा दी, द ग्रीन टी सेरेमनी करवा दिया, या फिर इनके जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एक टीम, यूनिवर्सिटी से एक टीम भी पार्टिसिपेट करेगी। मुझे एक याद है, तनाबाता फेस्टिवल इज देयर, इफ यू हर्ड ऑफ। वो Yes, शायद विंटर में आता है, रिमेम्बर, yes. एंड इट्स लाइक नॉर्थ में, जहाँ मतलब -4-5 डिग्री उस टाइम होता है, यू आर काइंड ऑफ हाफ नेक, थोड़ा बहुत कुछ कवर होता है आपका, लंगोट और वो सब। तो आई पार्टिसिपेटेड एंड वाज द वन ऑफ द वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, लाइक नो, इतना मतलब आप फ्रीज हो जाओगे। मेरी यूनिवर्सिटी से एंड माय प्रोफेसर्स एंड एवरीवन वाज देयर, एंड दे वर सरप्राइज्ड एंड सी। हाँ, एक बात और है कि जैसे हमने पहले भी कहा था, डू एज रोमन्स डू, सो जब मैं ऐसे ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था, दे यूज्ड टू अप्रिशिएट आल्सो कि समवन कमिंग फ्रॉम अब्रॉड हमारे कल्चर को समझने की कोशिश कर रहा है। तो उससे क्या होगा, you will be projected as a very credible person. Part-time job was the one of the major factor which helped me to integrate into the Japanese culture. क्योंकि वहां पे आपको रोज जापानीज देखने को मिलेगी ना। जैसे एकेडमिया में, हम यूनिवर्सिटी में, कंपनी के ऑफिस में तो थोड़ा प्रोफेशनल इन्वायरमेंट रहता है, राइट? तो द रियल इन्वायरमेंट तो हम किसी के गांव में जाएंगे या किसी के घर में बैठेंगे, वैसा। तो जैसे मैं रेस्टोरेंट में किचन में काम करता था, तो वहां पे तो वही मतलब एकदम लोकल कोई शेफ है कहीं का, उसको कोई लेना देना नहीं है ज्यादा, मतलब कि तुम यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई कर रहे हो या तुम्हारा रिसर्च बैकग्राउंड क्या है, उसको काम Hmm. से मतलब। तो वहां से भी थोड़ा सा रो न्यू सेंस ऑफ द जापानीज कल्चर पता लगे कि कैसे बोलना है, या कुछ कुछ स्लैंग्स वहां से सीखे जो शायद एकेडमिया में यूज नहीं होते हैं। तो मैं अभी भी हाईली एम्फेसाइज करूंगा कि आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है या नहीं है, अगर आपकी एकेडमिक्स बहुत डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं,
गो फॉर इट। और जापान में पार्ट टाइम जॉब बहुत अवेलेबल है। थोड़ा सा अगर आपको जापानीज नहीं आती है तो ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम योर सीनियर्स या कोई रेफरेंस के थ्रू, यू विल बी इवेंचुअली एंडेड अप। क्योंकि बहुत सारी जॉब ऐसी भी है जिसमें चुप चुप रहेगी, बस आपको एक पर्टिकुलर टाइप का रोल ही करना है। आई रिमेंबर माय फर्स्ट जॉब वाज जस्ट क्लीनिंग डिशेज। वहां पे ज्यादा Okay, बोलने की जरूरत है नहीं। तो correct. वो जो क्लीनिंग डिशेज के लिए भी मैंने दो तीन वर्ड रट ही गया था मैं, तो माँ ये तो लेनी ही लेनी है जो। तो मैंने वो ओहायो गोजाइमस या फिर गुड इवनिंग वाला याद कर लिया, अरिगातो गोजाइमास याद कर लिया, दो तीन चीजें वो रिपीट कर ली। उनको लगा कि हाँ शायद इसको थोड़ी बहुत आती है, एंड इट वाज कम्प्लीटली लाई सुबह, Hmm, क्योंकि अपने को तो एक जॉब संभव लेनी थी, आई वाज इन दैट correct. नीड। और उसके Hmm, बाद वो वॉशिंग डिशेज का या मोनली वही क्लीनिंग के जॉब जहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेक्ट का बात करने की जरूरत नहीं। बट ड्यूरिंग द वॉशिंग डिशेज क्या होता था कि हमारे एक वो स्पीकर लगा रहता था जहाँ पे ऑर्डर आते थे, जैसे फ्रंट पे कोई ऑर्डर बोला गया है तो इट विल कम आउट। और वहाँ पे किचन में कल्चर होता था, जैसे ही ऑर्डर की रिसिप्ट आएगी वो चिल्ला के बोलना होता है एम्प्लॉयज को। उससे क्या होगा कि जिसको भी वो डिश बनानी आती है आउट ऑफ द किचन एम्प्लॉय, वो स्टार्ट कर दे वो बनाना, मतलब वेट नहीं होना चाहिए। तो क्या था, मैं उन चीजों को ध्यान से सुनने लगा। तो मैंने कहा ना, किसी भी वर्क कल्चर एनवायरनमेंट की कुछ 10 20 100 200 वर्ड होते हैं, थोड़ा ध्यान दोगे वो आपको याद हो जाएंगे, तो एटलीस्ट वो काम आप अच्छे से कर पाओगे थोड़े दिन बाद। तो मैंने वही किया, वो ड्यूरिंग वॉचिंग दिस इज आई यूज टू रिमेम्बर दैट द वर्ड। वो मैं सुनने लगा ध्यान ध्यान से, वो सारे hmm, शब्द मेरे को कैच कर लिया, अच्छा ऐसे है ऐसे है। कई बार हम नए नए जो फोरम से आते हैं तो शायद सबकॉन्शियसली हम कुछ फेंक देते हैं ऑल दैट, विच इज नॉट ए गुड साइन, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री राइट इन द लैंड अब्रोड। तो वो चीजों का तो मैंने वही कहा कि थोड़े से कॉन्शियस होके शुरुआती दिनों में डोंट ट्राई टू। कई बार ये मैंने भी शायद गलती करी थी शुरू में, हर कोई नया स्टूडेंट करता है कि दे ट्राई टू शो व्हाट वी आर एज ए इंडिया, अरे हम इंडिया से हैं, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि अब्रोड आगे, राइट। डोंट डू दैट मिस्टेक, कीप इट इन द बैक साइड। मतलब जहां तुम्हें भी अपने कल्चर के बारे में बोलने की, बात करने की अपॉर्चुनिटी बहुत आती है थ्रू द डिफरेंट फोरम्स एंड एक्टिविटीज, बट शुरू में उनको समझिए क्योंकि हमारी ड्यूटी है उनके कल्चर में इंटीग्रेट होना। तो और वो बहुत सारे प्रोग्राम करवाएंगे, और जैपनीज एज ए कम्युनिटी दे गो मतलब स्टेप अहेड टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू इन मेनी वेज, दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। अगर आपको नहीं आता है तो दे विल सेंस इट एंड दे विल hmm, हेल्प यू आउट। तो मेरी यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स, छोटे छोटे ग्रुप कुछ वो hmm, था, ग्रैंड मदर्स का ग्रुप्स था मुझे याद है। दे यूज्ड टू कम ऑन एवरी थर्सडे, कि वो शायद रिटायर हो चुकी थी, तो यूनिवर्सिटी में उनका एक ऑफिशियल रूम था, वहां पे वो अच्छा अच्छा खाना लेके आते थे, ग्रीन टी, एंड दे ट्राई टू हेल्प अस टीचिंग जापानीज। तो मैंने okay. कहा ना, आपको छोटी छोटी डिफरेंट फॉर्म में कल्चर में इंटीग्रेट होने की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, दिखेंगी। यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस इनफ टू Hmm, ऑब्जर्व इट एंड अग्रेसिव। अगर आप इसी धुन में हैं कि चलो मैं तो आ गया अब सब सेट है, नहीं। जापान में था, शायद यूएस कनाडा में सब सेट हो जाएगा क्योंकि hmm, इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज आई थिंक, बट जापान में सब सेट नहीं होगा। कल्चरली आपको अवेयर होना पड़ेगा काफी लेवल्स पे, सीनियर के साथ कैसे बात करनी, को प्रोफेसर है तो लाइक काफी हायरार्किकल कल्चर हम जानते हैं। तो वी हैव टू grasp that, observe it, and then eventually you will find yourself integrated। तो मुझे पता लगा 2.5 साल के बाद आई वुड hmm. से कि आई वॉज फुल्ली इंटीग्रेटेड, मैं कहूंगा 2.5 से 3 साल के बाद मैं काफी अच्छा इंटीग्रेटेड। जापान में ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन यू हैव मेंशन जापानीज लैंग्वेज, बहुत बार मेंशन किया कि बहुत हाँ इम्पोर्टेंट है जापानीज लैंग्वेज। हाँ तो अगर कोई जापानीज लैंग्वेज सीखना चाहे, दोनों बताना मेरे को, जापान में या हाँ। फिर कोई इंडिया में बैठा है और जापान आना चाहता है, हाउ दे कैन लर्न, व्हाट आर द बेस्ट रिसोर्सेज? जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं बताता हूँ कि लिसनिंग हेल्प मी टू लर्न जैपनीज। अगर आप अपनी लिसनिंग ठीक हो जाएगी ना तो आई थिंक काफी हद तक काम सही हो जाता है। सिंपल तो तरीके हैं कि अगर आप थोड़े बहुत प्रो जैपनीज हैं, यूट्यूब वगैरह देखते हैं, तो यू कैन स्टार्ट वॉचिंग थिंग्स इन जैपनीज ओनली। इट कैन बी एनीथिंग, मांगा या एनिमे, और या फिर मूवीज या कोई न्यूज चैनल्स। तो उससे क्या होगा कि आपको जो डायलेक्ट है, एक्सेंट है, वो पकड़ना शुरू हो जाएगा। यूर माइंड स्टार्ट कैचिंग दोस फ्रेजेस, या ऑपरेशंस में आ जाता है। बेसिक बुक आती हैं, गेंकी वन एंड गेंकी टू, सुपर इजी इंग्लिश टू जापानीज होती हैं। मैं तो यही कहूंगा कि गेंकी वन ले लो, 1.5 के लिए बहुत रेडी है। गेंकी वन आप खाली टाइम में नोवेल की तरह पढ़ते हो, उसमें बेसिक वो वर्ड होते हैं, जैसे स्पून को क्या बोलते हैं, या फूड को गोहान है, या ऐसे ऐसे ऐसे। तो थोड़ा 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 वहां से सीख लो। आजकल यूट्यूब भी बहुत अच्छा सोर्स है, आई गेस देयर विल बी लॉट ऑफ चैनल्स जो जापानीज, तो आप वहां से कर सकते हैं। देन एप्स भी आ चुकी हैं, आई कांट रिकॉल राइट नाउ, बट कुछ कुछ एप्स हैं जो लैंग्वेज सिखाती है आई गेस। देन आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लगे, ठीक है कि देन यू कैन मूव टू दीज सेंटर्स, आई टोल्ड यू द जापानीज लैंग्वेज सेंटर्स हैं। दिल्ली में है, आई कैन रिमेम्बर, पुणे में भी है कुछ, और चंडीगढ़ वगैरह में भी। लैंग्वेज का ये तो हो गया, जो बताएं कि जो इंडिया में बैठे हुए हैं और जो एक बार जापान आ हाँ जाए, उनके लिए बेस्ट रिसोर्स क्या है जापानीज लैंग्वेज सीखने हाँ। का? तो उनके लिए एक्चुअली अगर आप जापान में अपनी लैंग्वेज सीखोगे ना, थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है, कैश वी नो दैट सर्विस इंडस्ट्री इन सेल्फ क्वाइट हम्म, एक्सपेंसिव। तो एज टीचिंग वाली जॉब काफी तो फ्री ग्रुप्स होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, जैसे मेरे
आपको शायद पता है, जो ये ग्रैंड मदर्स का ग्रुप था इसको हागिनोकाई बोलते थे। तो ये थोड़ी सोशल सर्विस ग्रुप्स होते हैं, तो आप सोशल सर्विसेज ग्रुप्स में जा सकते हैं, वहां जापानीज है। फिर देन टोक्यो में आई थिंक ये कल्चर प्रेवलेंट है कि अपना मीटअप इज वन ऑफ द वे जहाँ पे सोशल गैदरिंग होती है, इंटरनेशनल गैदरिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे जापानीज के भी ऐसे मीटअप्स में ग्रुप्स हैं। जापानीज स्पीकिंग ग्रुप, स्पेनिश स्पीकिंग ग्रुप, लाइक और कोई लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन करके आप इंडिविजुअली पे वीकेंड पे मिल सकते हो। तो वहाँ दीज आर द फ्री सोर्सेज फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। इफ यू कैन अवेल द पेड वंस, या गो फॉर इट। वहां पे भी आप इंडिविजुअल टीचर भी हायर कर सकते हैं। आई थिंक आपको घर आके होम ट्यूशन भी, बट वो शायद महंगे होंगे काफी, जहाँ तक मुझे पता है। द प्रॉपर ट्रेडिशनल वे लाइक जापानीज लैंग्वेज स्कूल्स हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वीकेंड क्लासेस हैं या फिर इवनिंग क्लासेस हैं। इसके साथ ही लाइक व्हाट आई अंडरस्टूड इज लाइक पार्ट टाइम जॉब है, वहां पे जापानीज बहुत सीखते हो। आई लाइक हाँ केम टू नो फ्रॉम यू ओनली। और उसके बाद हम जापानीज फ्रेंड्स, तो मेरे जैसे हाँ जिम में 2-3 हाँ। जापानीज फ्रेंड बने थे। और इसी पे मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि और राइट पॉइंट यू टच्ड कि मैंने क्या नोटिस किया था कि जैसे इंडिया वाले बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम इंडिया है, वो इंडियंस में ग्रुप बना के रह जाते थे, क्योंकि इट्स कंफर्टेबल ना, सेम कल्चर, सेम ग्रुप, सेम लैंग्वेज, ज्यादा जोर नहीं पड़ता। जैसे आप जैपनीज फ्रेंड्स बनाना शुरू करोगे ना, इट विल बी सो मच डिफिकल्ट टू इंटरेक्ट एंड मिंगल इन द बिगिनिंग, बिकॉज आपको कंटेक्स्ट नहीं पता होते, द वे दे टॉक एंड ऑल दैट, लैंग्वेज डेफिनेटली नहीं आती, उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी अलग अलग है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी होगा और मेहनत भी लगेगी। इट्स नॉट कंफर्टेबल टू मेक Japanese friends in the beginning. Once you are with them, then you understand. You can use lot of slangs, lot of fun over the beers, over the food, right? बाद में दिक्कत नहीं, शुरू में तो क्या था, ये जो फेज होना, इसमें थोड़ा सा अवेयर रहना कि you don't step back. Still, try to be kind with them. अगर आप वहां पीछे हट गए, ट्राई टू बी इन योर कंफर्ट जोन, जापान में आके भी जो मैंने बहुतों के साथ होते देखा है कि लोग 10-10 साल रह चुके हैं एंड दे डिडंट स्पीक ए सिंगल वर्ड एट ऑल। एंड उसका कारण यही था कि शायद उन्होंने उस डिस्कम्फर्ट को मतलब फेस नहीं किया, चैलेंज नहीं किया, दे वर जस्ट सराउंडेड बाय देयर ओन कम्युनिटी पीपल, जहाँ पर ग्रोथ हो नहीं पाई। और मैं ये कहूंगा कि नॉट ओनली जैपनीज, वहाँ पे और भी इंटरनेशनल लोग भी मिलेंगे। अगर आप टोक्यो में हो, ओसाका में, या किसी अच्छी हॉस्टल में पढ़ रहे हो, ट्राई टू मीट द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लैंग्वेज, कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव वाले हैं। तो जैपनीज फ्रेंड बनाने से तो सिंपल देसी भाषा में दिमाग के कपाल खुलेंगे आपको कि नहीं, इस तरह भी सोचा जाता है, ऐसा भी होता है, दिस इज ऑल्सो जस्टिफाइड, गुड एंड राइट। सो बहुत सारी चीजें हैं। और मैं यही कहूंगा, काफी सारे दोस्तों से या और बहुत मेल फीमेल फ्रेंड्स हैं, तो कहूंगा कि इन द जर्नी टू बिकम अ जेंटलमैन, लेट्स से, काफी सारी चीजें हमें नहीं पता होती जो यहाँ के कल्चर में है। हाउ टू ट्रीट अदर्स, हाउ टू बी अराउंड द डिनर टेबल, बहुत सारी चीजें। शायद अपना हरियाणा में कहाँ अपने डिनर टेबल रखी है, खा के ऑल दैट शुड बी माय फ्रेंडशिप्स, राइट? तो मेरे जापानीज जो भी इंटरनेशनल फ्रेंड थे, तो हो सकता है मैं तो कहूंगा हाँ, दोस्त बनाइए बहुत सारे जितने हो सके। try to try to enjoy, respect their part also, their culture part also. जैसे ही आप उनका करना शुरू करोगे ना, they will become interested in yours, and then it will be both way. You did your graduation in Japan, then 3 years your work in Japan. उसके बाद now you are studying. तो ये वाला पार्ट बताओ and what you are doing right now. तो उसके बारे में थोड़ा सा. हाँ चलो, बिफोर मूविंग ऑन दिस पार्ट, जापान का एक दो पॉइंट शायद मेरे दिमाग में भी आया रह गए, तो मैं उनको भी क्विकली बोल देता हूँ कि एक तो मैं जिस प्रोग्राम के थ्रू मैं गया इज ग्लोबल 30, उसके अलावा भी MEXT करके एक वेबसाइट है, MEXT, एंड द अनदर वेबसाइट इज JASO, JASSO। कोई भी एस्पायरिंग स्टूडेंट एट एनी लेवल फ्रॉम बैचलर टू PhD, इन दोनों वेबसाइट पे जाइए, आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, डिफरेंट प्रोग्राम, स्कॉलरशिप्स, ऑल दैट वेल डिफाइंड। मतलब ज्यादा डिटेल बात करने की जरूरत नहीं है, द वर्ड्स आर इनफ for any potential candidate to go in detail. उसके बाद हाँ, coming back to what I'm doing right now. So जापान के बाद मैं 2021 में मिलान चला गया था. I got admission into Polytechnic de Milano. Again on a scholarship. I was lucky enough to have this scholarship, fully funded program to study management engineering. So it's more or less like an MBA for engineer. उसके बाद फिर मैं second year में आया, कोलकाता आ गया. It was an official program to under my whatever I'm studying. I choose to come to India because 9-10 साल हो गए थे तो मैं इंडिया से बाहर था. I was kind of really homesick and missing. So I thought, okay, let's go to India. So that's why I came back. And during the IIM Kolkata, I met this one of the fabulous professor currently I'm working from IIM Ahmedabad in ESG. Many of people know that ESG is a new upcoming domain around sustainability and all that. और ये प्रोफेसर लकीली मेरी यूनिवर्सिटी में एक इनोवेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर है, उनके साथ कोलैबोरेशन में रिसर्च कंटिन्यू चल रही है इनका। तो somehow those got connected, right? Like तो वहाँ पे भी एक प्रोफेसर मिल गए, यहाँ मेरा IIM कोलकाता की तरह थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया इससे। एंड देन मास्टर्स में हमारे क्या होता है कि 2 साल के बाद आपको थीसिस लिखनी होती है। इट कैन बी डन एनीवेयर विद द कंपनी, विद होम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, या फिर कहीं और भी। देन अगेन आई नो दिस प्रोफेसर, आई न्यू द वर्क, एंड ESG में मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया था बाय द एंड ऑफ माय सेकंड ईयर।
So I reached out to her and she was also quite happy to bring me on board. So पिछले 6 महीने से ESG और Family Farms के ऊपर काम कर रहे हैं. So currently I'm done with my master thesis, graduating next month, and then again I will continue in the same research area for a couple of more months. And meanwhile I'm figuring out my jobs either in Europe or in India. So let's see, wherever we get a good opportunity I will move there. If any questions आप मेरे को LinkedIn पे reach out कर सकते हैं. Probably अगर यहाँ कुछ बातें छूट गई हैं शायद या मेरे दिमाग में नहीं आई हैं, तो आपके मैं इंडिविजुअल आंसर्स को लिंक्डइन या फिर फर्दर ऑन पर्सनल कम्युनिकेशन पे या मैसेज से डीएम करके मैं आंसर कर सकता हूँ. आल्सो विकास भैया अभी हैं काफी सारी जापान के बारे में और बताने के लिए, बिकॉज ही इज करंटली देयर. Ashwini, thank you. I will mention your LinkedIn profile. Yeah. तो जिनको भी कुछ डाउट है या कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे दे कैन डायरेक्टली रीच आउट टू यू. इस कन्वर्सेशन को क्लोज करने से पहले आई वुड लाइक टू नो योर फाइनल थॉट्स कि कोई एनी पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव टू स्टूडेंट्स and working professional who want to come to Japan. Maybe any one single advice. हाँ, तो एक तो ये कहूंगा कि जो आई थिंक जो नॉर्म्स बने हुए हैं ना, जो कहते हैं हम कनेक्ट सुनी सुनाई बातें, लेट्स से वो वर्क कल्चर एंड ऑल, डोंट गो विद दैट, डू योर होमवर्क, रिसर्च कीजिए. मैं ये भी कहूंगा कि कभी यार हमने सुना कि अरे विदेश में पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, एक्सपेंसिव. नहीं, ऐसा नहीं है. कई दफा आपको इंडिया में पढ़ना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वी डोंट हैव दैट मैनी ऑफ स्कॉलरशिप एज वी हर्ड अब्रॉड. उसके मुकाबले विदेश में पढ़ना बहुत आसान है. मैं अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ कि शायद इंडिया में मुश्किल हो जाता बिकॉज इतनी स्कॉलरशिप नहीं है जो फुल फंड कर दे आपको 4 साल के लिए. नो दैट इवन सिक्योरिंग अ प्लेस इनटू वन ऑफ द गोल्ड इंस्टीट्यूशंस, राइट. तो जबकि अब्रॉड में क्या आप पढ़ भी रहे हो, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, और इतनी डिसेंट स्कॉलरशिप है कि यू विल फील लाइक अ सैलरीड लाइक एट द एज ऑफ 19 और 20. आप सेविंग भी कर लेंगे. तो अपना होमवर्क कीजिए. आपको यस इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम, रिसर्च करनी पड़ेगी, इंटरनेट पे घंटों बैठना पड़ेगा. आपको एग्जिस्टिंग जो स्कॉलर्स हैं या जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको रीच आउट करना पड़ेगा थ्रू लिंक्डइन, या फिर एलुमनाई जो है उनको लिखना पड़ेगा टू गेट थिंग्स इन डिटेल कि हाँ हाउ टू डू एप्लीकेशन ऑल दैट, विच इज द लेटर पार्ट. तो वो कहूंगा. और जापान के केस में स्पेशली अगर इफ यू आर कम इन ना, तो लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए. थोड़ा सा, ज्यादा नहीं हुआ ऐसा, आपको बहुत एकदम फ्लुएंट बन के नहीं आना है, तो थोड़ा, क्योंकि फिर वो आपकी लाइफ यू विल फील कि आपकी लाइफ इजी हो जाए. वेन एवर यू बिकम एन इंटरनेशनल एप्लीकेंट इन एनी फॉर्म, आइदर जॉब और आइदर स्टूडेंट, ट्रेडिशनल या स्टैंडर्ड तरीके नहीं होते हैं जो अपने इंडिया में कि एक एंट्रेंस एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आया, काउंसलिंग हुई, नहीं गेट इनटू द प्रोग्राम. नहीं, करीबन 1 साल लग जाता है पूरी प्रोसेस होने में. डिफरेंट प्रोग्राम्स के, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट प्रोसेस, टाइमलाइन रहती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ अकॉर्डिंगली. यू हैव टू बी सुपर एक्टिव थ्रू आउट द ईयर, जो भी आपको प्रोग्राम अप्लाई करना है, 2 3 4 5. तो दैट्स व्हाट फ्रॉम माय साइड एंड आई होप इट्स अ वैल्यूएबल एडिशन. बट हाँ, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ लिंक्डइन, कभी भी रीच आउट कीजिए आप. Yeah, thank you Ashwini. Thank you for your time and I hope ये इंटरव्यू हेल्पफुल होगा ईदर स्टूडेंट्स या फिर वर्किंग प्रोफेशनल जो जापान आना चाहते हैं, या फिर मैं कहूँगा जो जापान में ऑलरेडी काम कर रहे हैं. बिकॉज इस इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे डाउट्स भी क्लियर हुए हैं जो मेरे को पता है जो जापान में इंडियंस रह रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा. सो थैंक यू वेरी मच.